CH21 लाइब्रेरी में कहा सुनी। नैरेटर, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। कुछ लोगों का यहां तक मानना था कि ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। लिखित परीक्षा के बाद मयंक अपनी क्षमताओं के विकास के अभ्यास के लिए हॉस्टल में लौट आया। दोपहर के खाने के बाद वो अकेले यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पहुंचा। अभी उसकी पहुंच लाइब्रेरी की पहली मंजिल तक ही थी। इस मंजिल पर सबसे बुनियादी किताबें और स्क्रॉल थे। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस, युद्ध रणनीति के प्रकार और सरल टोने टोटके और मंत्रों की किताबें यहां रखी हुई थी। जिन छात्रों के सातों चक्र अभी तक जागृत नहीं हुए थे, उनके लिए यह बिल्कुल ठीक थी। लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर केवल आधिकारिक छात्रों और जूनियर कॉलेज के उन छात्रों को जाने की आज्ञा मिलती थी जो परीक्षाओं के दौरान रैंक्स को करते थे। इन सभी शक्तिशाली मंत्र और टोने टोटके की पुस्तकों को देखना हर एक जादूगर का सपना था। इरावती भी उन किताबों को छूने का और उन्हें पढ़ने का सपना देखती थी, इसलिए उसका लक्ष्य था क्वार्टरली परीक्षा में कोई रैंक स्कोर करना। हालांकि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मयंक आता जाता नहीं था, फिर भी इरावती थोड़ी चौकन्नी थी। कुछ ही पलों में उसने किताबें खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। मयंक ने चक्रों को जागृत करने और फ्री मेडिटेशन के अलावा कभी किसी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था और ना ही वो कोई मंत्र तंत्र। मयंक जानता था कि कल की परीक्षा में उसे युद्ध में भाग लेना पड़ेगा और अगर वो केवल औसत दर्जे के युद्ध कौशल दिखाएगा तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी। वो ऐसा होने नहीं दे सकता था। आखिरकार उसने लिखित परीक्षा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। वो जानता था कि यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि वो गलत हरकतें करके खुद को बेवकूफ साबित करे और बुरा परफॉर्म करे। लाइब्रेरी के पहले तल को दो भागों में बांटा गया था। इसमें एक तरफ मार्शल आर्ट से संबंधित किताबें थी और बाकी आधे हिस्से में विभिन्न परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी हुई। मयंक ने पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दोनों भागों में अंतर सिर्फ इतना था कि एक हिस्से में अच्छा होने के लिए आपको किताबी नॉलेज के साथ साथ अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाना पड़ता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि दूसरे हिस्से को साधने के लिए किसी भी स्टूडेंट्स को अपने IQ और इंट्यूशन पर काम करना होता था। जब मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट कला और उससे जुड़े विभिन्न पक्षों को समझने में सक्षम हो जाते थे तो वो एक लेवल आगे पहुंच जाते थे। हालांकि जादूगरों को इन ऊर्जाओं को देखने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता था। इसके साथ ही उन्हें अपनी जादुई ताकतों, आध्यात्मिक शक्ति, किताबों में पढ़ी और सीखी गई जानकारी और प्रैक्टिस की गई चीजों में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी को अपने आधिकारिक शिष्य की तलाश थी। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने 18वें जन्मदिन से पहले अपने सातों चक्र जागृत करके पंचतत्वों की शक्तियों को भी हासिल कर लेता था तो उसे अपनी पसंद का क्लब चुनने की छूट मिलती थी। और अगर कोई स्टूडेंट कौस्तुभ की तरह एक साथ दो विषयों को संभालने में सक्षम होता था तो उसे ऐसा भी करने दिया जाता था। भले ही पुस्तकालय में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने भी लोग वहां पढ़ाई कर रहे थे सबका ध्यान मयंक पर था। लिखित परीक्षा के परिणामों ने मयंक को सुर्खियों में ला दिया था और इसके अलावा शाश्वती ने जो कातिल मुस्कान उसे दी थी उसके कारण ये लुटा पिटा सा रहने वाला स्टूडेंट अभी बहुत सी नजरों में हीरो बन चुका था। एक ऐसा हीरो जिससे सब जल रहे थे। किसी भी स्टूडेंट को मयंक की आध्यात्मिक जागृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए अफवाह थी कि वो मूलाधार चक्र पर ही फंसा हुआ था। सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि अगर ऐसा था तो फिर वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की किताबों में अपना सिर क्यों खपा रहा था। पर मयंक चुपचाप किताबें खोलकर जानकारी लेने में जुटा हुआ था। मयंक अलग अलग तरह की किताबों को उल्टा पलटता हुआ लाइब्रेरी में यहाँ से वहां घूम रहा था और इस दौरान सभी की नजरें उसी पर जमी हुई थी। सके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने लिए कोई खास साधना अभ्यास खोजने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद मयंक एक बड़े रैक के सामने रुक गया और उसमें से एक किताब निकालकर उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ उलटने पलटने लगा। इस किताब में ड्रैगन्स के बारे में जानकारी थी। ड्रैगन्स की क्या क्या शक्तियां होती हैं, उन्हें कैसे बस में किया जा सकता है, और विभिन्न योद्धाओं के संस्मरण भी थे जिन्होंने ड्रैगन्स का सामना किया था। यह एक तरह से अपार शक्ति की अभ्यास पुस्तिका थी। इसका अभ्यास करने वालों का शरीर बहुत ताकतवर और अनियंत्रित रूप से शक्तिशाली और भयंकर था। मयंक ने खुद को समझाते हुए कहा, मयंक, इतना ज्यादा व्यायाम बहुत कठोर भी होगा लेकिन शक्तिशाली भी बनाएगा। नैरेटर, जो किताब मयंक के हाथ में आई थी, ऐसा लग रहा था फिर उससे संतुष्ट था। उसने किताब बंद कर दी और वापस जाने के लिए तैयार हो गया। एक कर्मचारी ने उत्सुकता से उससे पूछा, कर्मचारी, क्या तुम ड्रैगन पावर और उसकी रिहाई पर काम करने के बारे में सोच रहे हो? नैरेटर, मयंक ने हंसते हुए पूछा कि इसमें कोई समस्या थी क्या? कर्मचारी ने अपनी हंसी को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, कर्मचारी, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये किताब बिल्कुल परफेक्ट है। तुम यही सब्जेक्ट चुनो और इसी पर अपनी प्रस्तुति देना। नैरेटर, मयंक की एक खास बात ये थी कि छोटी मोटी बातें कह के या करके उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी किताब उठाई और दूसरी तरफ चल दिया और उसके जाते ही उसके बारे में हंसी और गपशप का दौर चल पड़ा। स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से कह रहे थे कि क्या मयंक यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आया था, जबकि उसका इरादा वाकई लाइब्रेरी में कोई अच्छी किताब ढूंढकर जानकारी प्राप्त करने का था। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि ड्रैगन पावर की रिहाई वाला सब्जेक्ट बहुत ज्यादा धांसू है और लिखित परीक्षा में नंबर 1 पर आने वाले स्टूडेंट के लिए ये परफेक्ट चॉइस थी। सभी स्टूडेंट जानते थे कि जिसकी बात की जा रही है वो मयंक है और वो कभी भी कोई सीधी सरल चीज तो करेगा ही नहीं। एक बात पर सभी स्टूडेंट सहमत थे और वो ये थी कि मयंक उन सब से बहुत अलग था। लाइब्रेरी में दबे स्वर में मजाकिया टिप्पणियां और हंसी मजाक चल रहा था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच ड्रैगन पावर की रिहाई एक बहुत लोकप्रिय सब्जेक्ट था। वास्तव में ये एक बहुत हिम्मत वाला और शक्तिशाली अभ्यास था, लेकिन इसके लिए अभ्यास करने वाले को अजगर की गतिविधियों की नकल करने की जरूरत थी, क्योंकि असल ड्रैगन के पास जाकर प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता और उसके करीबी मूवमेंट अजगर के ही होते हैं। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था।
पहले भी कई लोगों ने कोशिश की थी लेकिन आज तक कभी सफल नहीं हो पाया था। मयंक लाइब्रेरी में सिर्फ ड्रैगन पावर रिलीज करने की किताब लेने ही आया था, इसलिए उसे बाकी स्टूडेंट्स की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो उनके मजे ही ले रहा था। मयंक आगे बढ़कर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेक्शन की तरफ गया तो उसने दो लोगों को अपनी दिशा में आते हुए देखा, जो कुछ दूर आकर रुक गए। अपने पिता द्वारा डांटे जाने के बाद से इरावती का मूड बहुत खराब था, इसलिए उसने अपना दिमाग ठीक करने के लिए लाइब्रेरी में आकर किताबें देखने का फैसला किया। इसके अलावा क्वार्टरली एग्जाम की शिकार प्रतिस्पर्धा के बाद उसने आधिकारिक तौर पर जागृति के छठे स्तर पर कदम रख दिया था और अब वो भविष्यवाणी करने की कला को ठीक से विकसित करने के लिए तैयार थी। इसीलिए वो लाइब्रेरी में कुछ काम की किताबें खोजने के लिए आई थी। इरावती ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ वो मयंक से टकरा जाएगी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी और अब वो मयंक से परहेज नहीं कर रही थी। उसने मयंक की तरफ देखते हुए पूछा, इरावती, क्या तुम फिटनेस पर कुछ किताबें लेने के लिए आए हो? नरेटर, मयंक ने मुस्कुराकर हाँ कहा। फिर इरावती को समझ नहीं आया कि वो इसके आगे क्या कहे और माहौल थोड़ा अटपटा सा हो गया। तभी माया ने इरावती को आवाज देकर उससे पूछा कि क्या वो जादू की किताबों को देखना नहीं चाहती थी, और इतना कहकर वह उसे खींचकर अपने साथ ले गई। मयंक भी उसी दिशा में चल पड़ा। लाइब्रेरी के एक हिस्से में अपने साथ मयंक को देखकर माया ने अपनी नाक भान सिकुड़ी और फुसफुसाते हुए इरावती से बोली, माया, मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। नरेटर, इरावती रुकी और उसने पलटकर मयंक पर एक नजर डाली। मयंक पूरी तल्लीनता से किताबें ढूंढने में व्यस्त था। माया उसे देखकर बोली, कितना बड़ा ढोंगी है। माया को गुस्सा आया कि मयंक किताबें ढूंढने का नाटक कर रहा था। उसने इरावती को एक तरफ बुलाया और कहा कि भले ही आज मयंक पहले स्थान पर आया था, लेकिन ये सिर्फ एक लिखित परीक्षा थी। वास्तविक विकास और उन्नति के बारे में वो क्या जानता था? बाबाजी का ठुल्लू। माया का मानना था कि मयंक को मार्शल आर्ट सेक्शन में ही किताबें देखनी चाहिए थी ताकि वो अपनी फिटनेस पर काम कर सके। इरावती ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा कि हो सकता था कि मयंक सिर्फ जादू कला की समझ हासिल करना चाहता हो। सच बात यह थी कि लिखित परीक्षा में मयंक के प्रदर्शन ने इरावती के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। लिखित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मार्शल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें जादू शामिल होता है, इन दोनों के गहरे ज्ञान और समझ की जरूरत होती है। तभी माया ने मयंक के हाथ में पकड़ी किताब का शीर्षक पढ़ा, माया, मार्शल आर्ट्स और जादू। नरेटर, माया व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मयंक से बोली, माया, अगर तुम डिफिकल्ट सब्जेक्ट की भारी भरकम किताबों के साथ दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा और ट्राई करो। मार्शल आर्ट्स और जादू जैसी किताबों को हाथ में लेकर स्टाइल मार के तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। नरेटर, आसपास के सभी लोगों ने उसकी बातें सुनी और वो सभी मयंक का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे, क्योंकि माया ने जो कहा वो सच था। दरअसल मयंक के हाथ में जो किताब थी उसमें कुछ सबसे बुनियादी मंत्र थे। मार्शल आर्ट्स और जादू ऐसे मंत्रों की किताब थी जिनका उपयोग आप केवल बच्चों को बरगलाने के लिए ही करेंगे। मयंक ने किताब को बंद कर दिया और ड्रैगन पावर रिलीज करने वाली किताब के साथ उस किताब को भी रख लिया। फिर वो माया से बोला, मयंक, अब क्या आप मुझे तुम जैसी को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। नरेटर, इतना कहकर मयंक फुर्ती से वहां से चला गया। माया गुस्से में तिलमिलाकर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन फिर भी वो बोली, माया, लगता है कि लिखित परीक्षा में पहले स्थान पर आने के बाद तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लाइब्रेरी में आते हो और मार्शल आर्ट्स और जादू जैसी आसान किताब को पकड़कर हमारे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। तुम पूरी तरह से हारे हुए हो। अगर तुम पूरी तरह से विकसित जादूगर होते तो भी तुम्हारे जैसा बेवकूफ और बुरा इंसान जो केवल मार्शल आर्ट जानता है, वो इरावती जैसी जादू की स्टूडेंट्स के लिए कभी भी सही नहीं होता। नरेटर, इरावती जादू की स्टूडेंट थी और माया भी। सभी जादूगरों का आमतौर पर सोचना होता है कि वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट से बहुत बेहतर है, और यही राय माया की भी थी। CH22 एक दिन में सफलता। नरेटर, आखिरकार कुछ जादूगर मार्शल आर्ट्स की कला अपने में विकसित करने की जन्मजात क्षमता रखते थे। उन्हें केवल अपनी मौलिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत करनी होती थी। लेकिन उन लोगों के अलावा जो वास्तव में दोनों कलाओं को विकसित करने में प्रतिभाशाली थे, कोई भी जादूगर मार्शल आर्ट्स के विकास पर अपना समय बर्बाद नहीं करता था। मयंक इन बातों से खुद को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन माया यही रुकने वाली नहीं थी। वो आगे बढ़ी और बोली, माया, मेरी एक और बात सुन लो। तुम वापस वहीं जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। और पहली रैंक कैसे ले आए तुम? कोई मजाक है क्या? एक बार हारने वाला हमेशा हारता है। लूजर हो तुम, लूजर। और मैं तो कल के लिए इंतजार ही नहीं कर सकती जब तुम सारी यूनिवर्सिटी के सामने अपनी बेवकूफी फिर से साबित करोगे। मयंक ने अपनी दोनों बुक्स इश्यू कराए और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बावजूद लाइब्रेरी के अंदर उसी के बारे में बातचीत चल रही थी और ज्यादातर लोग उसके द्वारा ली गई दोनों किताबों के बारे में ही गप्पे लगा रहे थे। एक तरफ उसने रिलीज ऑफ द ड्रैगन पावर जैसी खतरनाक किताब ली थी और दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स और जादू जैसी आसान सी किताब। ये कॉन्ट्रास्ट सभी स्टूडेंट्स को बहुत फनी लगा। इरावती ये सब चुपचाप देखती और सुनती रही। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। भले ही आज मयंक उसे देखकर मुस्कुराया था, फिर भी वो महसूस कर सकती थी कि उन दोनों के बीच में एक अनदेखी लाइन खींच चुकी थी जो उन्हें अब एक दूसरे से अलग कर रही थी। मयंक ने बिल्कुल वही किया था जो इरावती ने उससे करने के लिए किया कहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इरावती के दिल में एक अजीब सी बेकरारी और बेचैनी बनी हुई थी। ड्रैगन पावर की रिहाई और मार्शल आर्ट्स और जादू कौस्तुभ दो किताबों को अपने दोस्त मयंक के हाथ में देखकर हैरान रह गया। उसे हैरानी से मयंक से पूछा कि क्या वो दोनों कलाओं में अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहा था और शुरुआत मार्शल आर्ट से कर रहा था।
मयंक ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि जादूगरों को अपने तत्वों की ताकत जो उन्हें सहज रूप से जन्म के साथ उपहार के रूप में मिलती थी, उसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स सीखना भी जरूरी होता था, क्योंकि इससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। स्वाभाविक रूप से खुद को मिली ताकतों को मयंक किसी भी तरह से बर्बाद नहीं कर सकता था। अपने दोस्त कौस्तुभ के चेहरे पर हैरानी देखकर मयंक ने उससे कहा, मयंक देखो यार, मार्शल आर्ट को चुनने का मेरे पास एक बहुत सॉलिड रीजन है, और वो ये है कि मैं जिस लेवल का टोना टोटका अभी कर सकता हूँ वो काफी नहीं है। मेरा जादू अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। ये बहुत बेसिक जादू है जो मुझे आता है, और एक जादूगर के रूप में अभी मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मार्शल आर्ट्स की नॉलेज मेरे लिए बहुत जरूरी है। कौस्तुभ ने उससे पूछा कि तो फिर वो मार्शल आर्ट्स और जादू शीर्षक वाली किताब क्यों लेकर आया था, और इसके जवाब में मयंक ने उसे बताया कि हर चीज के लिए पहले से तैयार रहना अच्छा होता है। इतना कहकर मयंक ने उसे एक रहस्यमय मुस्कान दी, और उसने ये भी कहा कि इस किताब के जादू बहुत सरल और आसान थे और उन्हें सीखने में मयंक को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कौस्तुभ ने और कोई सवाल न करते हुए अपना सिर हिलाया। मयंक आगे बोला, मयंक, उस लोमड़ी की शायद हमेशा की तरह वाद विवाद प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वह शायद इस बार भी भाग नहीं लेगी। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो मैं बिना किसी शक और कंपटीशन के क्वार्टरली परीक्षा की हर प्रतिस्पर्धा में अपने आप फर्स्ट आने के करीब पहुंच जाऊंगा, और मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए पूरी कोशिश भी करूंगा। नरेटर ठीक है कहकर कौस्तुभ अपनी जगह पर बैठ गया। अगर मयंक यही चाहता था तो उसे यही करना चाहिए था। वो पहले ही ब्रिलियंस लिस्ट में पहले स्थान पर आ गया था। अगर वो कल सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंच गया, यानी सबसे ज्यादा नंबर ले लिए, तो निश्चित रूप से पूरी परीक्षा में फर्स्ट पोजीशन मयंक की होने वाली थी। कौस्तुभ को ये कहकर कि वो अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए जा रहा है, मयंक अपने कमरे के पीछे बरामदे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया, और वहां उसने ड्रैगन पावर की रिहाई वाली किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब के शब्दों और चित्रों को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और कुछ सेकंड के बाद एक कर्कश शोर शुरू हुआ। अगले ही पल मयंक बिजली की चमक से घिरा हुआ था, और उसका तेज बढ़ता ही जा रहा था। भयानक बिजली उसके पूरे शरीर में घूम रही थी। मयंक ने अपने दिमाग में ड्रैगन को इमेजिन किया, जो जोर से दहाड़ रहा था और नाच रहा था। इसकी आभा बहुत ज्यादा चमकीली और शक्तिशाली थी। मयंक के पूरे शरीर में थंडर एंड लाइटनिंग जैसा कुछ हो रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने धीरे धीरे खुद को एक आकार देना शुरू किया, और धीरे धीरे उसके सिर के ठीक ऊपर एक ड्रैगन की आकृति बनने लगी। ये आकृति उसके शरीर से ऊपर की तरफ आती हुई ऊर्जा और उस बिजली की चमक से बनी थी जो मयंक को चारों तरफ से घेरे हुए थी। ये सच था, लेकिन बिल्कुल अविश्वसनीय सच। आज से पहले जिन्होंने भी ड्रैगन पावर रिलीज करने की कोशिश की थी या इस शक्ति का अपने अंदर विकास करने का प्रयास किया था, वो ड्रैगन के रूप को दोहराने में बुरी तरह से नाकाम रहे थे। लेकिन मयंक ने यह आसानी से कर लिया। उसके लिए ये जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। किताब के अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ते हुए मयंक ने अपने दिमाग का पूरा फोकस ड्रैगन की मूवमेंट पर लगा दिया, और जिस तरह से एक ड्रैगन दहाड़ता है, मुंह से आग निकालता है, हिलता डुलता है, वो सारी की सारी बातें उसने अपने दिमाग के अंदर होती हुई महसूस की। उस ऊर्जा से जैसे उसका पूरा शरीर चार्ज हो गया, और ये बिजली उसकी नसों, शरीर के अंगों, हड्डियों और खून से होती हुई गुजर रही थी। ये उसके शरीर के हर हिस्से में फैल चुकी थी, और इससे मयंक का चेहरा पहले चमकीला लाल फिर एकदम सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। बार बार उसके मुंह से एक कराह निकल जाती। ड्रैगन पावर को रिलीज करना अपने आप में एक बहुत मेहनत भरा, मुश्किल और साथ साथ खतरनाक अभ्यास था, क्योंकि ये करने वालों के शरीर पर भी भारी असर डालता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने शरीर को एक ड्रैगन की तरह महसूस करके ड्रैगन की एक्टिविटीज को दोहरा सकें और अपना शरीर ड्रैगन की तरह बना सके। मयंक का ये अभ्यास सत्र पूरा दिन और पूरी रात चलता रहा, और अगले दिन जब सूरज निकला तो मयंक अभी भी ड्रैगन पावर रिलीज करने की रणनीति अपने अंदर विकसित कर रहा था। उसकी हरकतें बहुत तेज और शक्तिशाली हो गई थी। उसके आसपास का पूरा वातावरण उसके शरीर से निकलने वाले प्रकाश से जगमगा उठा। उसके शरीर के चारों तरफ रोशनी से बना हुआ एक ड्रैगन था, जो कभी कभी एक असली ड्रैगन जैसा भी दिखता था। तभी मयंक ने ड्रैगन की तरह ही एक दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ड्रैगन कैद से आजाद हो गया हो। उसने हवा में एक मुक्का चलाया तो दूर एक आवाज सुनाई दी, और सामने की तरफ एक दीवार भरभरा कर गिर गई। कौस्तुभ भागता हुआ घटनास्थल पर पहुंचा, और उसकी नजर मयंक पर पड़ी। मयंक को देखते ही उसके मुंह से निकला, कौस्तुभ, अद्भुत! अरे यार, तुमने तो मार्शल आर्ट्स की कलात्मकता की अवधारणा पूरी की पूरी हासिल कर ली है। अब तुम मार्शल आर्ट्स के साथ साथ स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, और छठा चक्र पार करके सातवें चक्र में प्रवेश कर चुके हो। नरेटर, मयंक ने मुस्कुराकर कहा। मयंक, हाँ, मैं सातवें चक्र पर प्रवेश कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सामने वाली दीवार ठीक करवाने के लिए हमें किसी को लाना होगा। अगर कोई पूछे तो तुम यही कहना कि तुम अभ्यास कर रहे थे और तुमने उसे तोड़ा। नरेटर, कौस्तुभ ने मयंक को अविश्वास से देखा और बोला, कौस्तुभ, दोस्त हूँ तुम्हारा तो इसका मतलब मुझे चलती हुई बस के नीचे धक्का मार दोगे क्या? नरेटर, मयंक ने हंसकर कहा, बेशक, और फिर वापस अपने कमरे में चला गया। वो पसीने से लथपथ था, और उसे आज की परीक्षा की शुरुआत से पहले नहाना भी था। कुछ ही देर में छात्रावास के आंगन में काफी दिन चढ़ आया था। सूरज की किरणें पूरे के पूरे हॉस्टल और यूनिवर्सिटी प्रांगण पर चमचमाने लगी, जिससे यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक इमारत एक सुनहरी चमक से ढक गई। यूनिवर्सिटी के बाहर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो गई। बीते हुए कल की तुलना में आज बहुत ज्यादा संख्या में लोग खड़े थे। क्वार्टरली परीक्षा को 2 घंटों खंडों में विभाजित किया जाता था, एक लिखित परीक्षा और उसके अगले दिन वाद विवाद परीक्षा। पिछले दिन लिखित परीक्षा के जरिए छात्रों के किताबी ज्ञान की जांच तो हो चुकी थी, जबकि वाद विवाद प्रतियोगिता से उनकी प्रतिभा और उनकी जागृति के चक्रों का परीक्षण किया जाता था।
उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाने के लिए कितना प्रयास किया है, इसका मूल्यांकन भी लिखित परीक्षा के अगले दिन किया जाता था। हालांकि हर बात की जानकारी होना इन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी था, लेकिन शक्ति और रणनीति आज के मूल्यांकन के प्राथमिक मानदंड होने वाले थे। इसलिए लोग वाद विवाद की प्रतियोगिता को लिखित परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। तभी अचानक नगाड़े बजने लगे और उनके साथ कदमताल करते हुए शूरवीरों का समूह अंदर आने लगा। जोर से बज रहे नगाड़ों और उनकी लय पर जमीन पर पड़ रहे शूरवीरों के पैरों की थापसे से यूनिवर्सिटी का मैदान हिलने लगा। ये सभी के सभी शूरवीर रात के प्रहरी कहलाते थे और इन्हें देखते ही यूनिवर्सिटी के छात्रों में उत्सुकता हो गई। ये सभी काले रंग के राक्षसों पर सवार थे। जानवरों की हड्डियों की मालाएं गले में पहने ये राक्षस पूरी तरह से काले थे, जिनके शरीर मिट्टी और खून से लथपथ थे और बहुत मनहूस लग रहे थे। एक अफवाह इन लोगों के बारे में बहुत स्ट्रांगली फैली हुई थी और वो ये कि रात के प्रहरी शूरवीरों ने अपनी सारी की सारी ताकत राक्षसों के सच्चे स्वामी प्राचीन रक्तबीज से प्राप्त की थी। जब लोगों ने शूरवीरों के दल के बीचों बीच चल रहे उनके मध्यम आयु वर्ग के सेनापति को देखा तो उन्होंने अपनी मर्जी से इनके लिए सम्मान के साथ रास्ता बना दिया ताकि ये प्रवेश द्वार से आसानी से अंदर आ सके। शूरवीर शहर के संरक्षक थे। नालंदा ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों के लोग इन शूरवीरों का सम्मान करते थे क्योंकि ये उनकी सीमाओं के प्रहरी थे। शूरवीरों के सेनापति जनरल बलद्वा की बेटी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और लोग कयास लगा रहे थे कि शायद वो अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए आज यहाँ आए थे। कुछ लोगों का ये सोचना था कि वो शायद यूनिवर्सिटी की प्रतिभाओं की जांच करने के लिए यहाँ आए थे। आम राय थी कि यूनिवर्सिटी के युवा छात्रों में से कुछ आगे चलकर भविष्य में शहर के प्रहरी दल में भी शामिल होंगे। जनरल बलद्वा भी कभी इस यूनिवर्सिटी के छात्र थे। जल्द ही तुरही और नगाड़ों की गगनभेदी आवाज के साथ शूरवीरों के दल ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और इनके पीछे पीछे एक बहुत सजी धजी सैनिक टुकड़ी ने भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। सुनने में आया कि शहर के मेयर भी इस एग्जाम को देखने के लिए आ रहे थे। दरअसल हर साल मेयर के इस वाद विवाद प्रतियोगिता को देखने आने से ये बात साल दर साल साबित हो जाती थी ये प्रतियोगिता कितनी महत्वपूर्ण थी और मेयर साहब भी इस यूनिवर्सिटी को कितना महत्व देते हैं। ये साल भी कोई अपवाद नहीं था। जल्द ही उनकी कार यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर प्रवेश कर गई। CH23 लड़कों के दुखते नैरेटर स्टूडेंट्स इस बात को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि शहर के आधे से ज्यादा बड़े बड़े लोग उनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में थे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये सोचकर खुश थे कि अगर शहर के जाने माने लोगों की नजर उन पर पड़ेगी तो फ्यूचर में उनके लिए अच्छे मौके अपने आप बन जाएंगे। यूनिवर्सिटी के मैदान के अंदर स्टूडेंट्स वाली सीटें खचाखच भर चुकी थी और एक भी सीट खाली नहीं थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल वाद विवाद प्रतियोगिता को देखने के लिए आए थे। यूनिवर्सिटी का एक सख्त नियम यह भी था कि लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले ही बहस में शामिल हो सकते हैं। इस नियम को ज्ञान के महत्व को दर्शाने के लिए प्लान और डिजाइन किया गया था। मयंक दर्शक दीर्घा में अपने पापा के पास पहुंचा और जाकर उनसे पूछा कि क्या उसके कोच यानी उसके गॉडफादर नहीं आएंगे, और उसके पिता ने उसे बताया कि वह नहीं आ सके थे, लेकिन उन्होंने मयंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजे थे और साथ ही गुरुमंत्र भी। जब मयंक ने पूछा कि वो गुरुमंत्र क्या था तो उसके पिता हर्षवर्धन बोले, हर्षवर्धन, सबसे पहली सीख यह है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो तुम्हें अपने दिमाग की शांति बनाए रखनी है। दूसरी सीख यह है कि जब तक तुम बिल्कुल निराशा और हताशा न हो जाओ तब तक अपनी सारी शक्ति अपने अपोनेंट को मत दिखाना। नैरेटर मयंक ने अपने पिता से कहा कि उसे उनकी बात समझ में आ चुकी थी और उसके बाद उसने अपने पास खड़े कौस्तुभ को देखते हुए अपने पिता से पूछा कि क्या कोच ने कौस्तुभ के लिए कुछ नहीं कहा। हर्षवर्धन ने कौस्तुभ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि केवल कोच ही नहीं बल्कि हर्षवर्धन का भी ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबरों से पास होकर एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद कौस्तुभ को हर समय पढ़ाई करते रहने या काम में फंसे रहने की जरूरत नहीं थी। जब भी उसका मन करे घर आने के लिए उसका स्वागत था। जरूर, मयंक ने कहा, लेकिन वो थोड़ा सा निराश लग रहा था। हर्षवर्धन, चलो लड़कों, आज चमकने का आपका समय है। नैरेटर हर्षवर्धन हंसे और दोनों लड़कों को जाने दिया। वे एक साथ अखाड़े के लिए निकले। उन्हें जाते हुए देखकर हर्षवर्धन को खुशी हुई कि वे आखिरकार बड़े हो गए थे। शौर्य प्रताप भी अपनी बेटी के साथ बात कर रहे थे। शौर्य, तुमने इस लिखित परीक्षा में प्रतिभा की सूची में बनाया है और तुम्हारे पास अग्नि तत्व की शक्ति है। इसके अलावा तुम पहले से ही छठे चक्र की जागृति पर काम कर रही हो। घबराओ मत, बस अपने लिए लड़ो। इरावती, ठीक है पापा। नैरेटर, इतना कहकर इरावती ने थोड़ा सिर हिलाया और दूर से ये मयंक को देखा। जैसे ही उसने चलना शुरू किया उसे अचानक एक छोटा सा एहसास हुआ कि ये आज वाला मयंक हमेशा वाले मयंक से बहुत अलग था। उसने सोचा कि आज उसके साथ कोई चमत्कार होगा। कुछ दूरी पर नंदा परिवार के सदस्य भी एक साथ बैठे थे। रोशनलाल ने वाद विवाद के मॉडरेटर और जज की ओर देखा और आकाश से कहा, रोशनलाल, इस बहस में कुछ लोग बहुत कमाल कर। अगर शाश्वती आज भाग नहीं लेती है तो तुमको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और बाकी सभी को हराना होगा। क्या तुम समझ गए? आकाश, जी बड़े पापा। नैरेटर, आकाश ने कहा क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह जीतेगा। इस बहस के लिए दो जज थे, जगमोहन डोगरा मार्शल आर्ट्स क्लब में तलवारबाजी क्लब के निदेशक और रोमिल नेदुम्परम्बिल जादूगरी क्लब के निदेशक। वे मैदान के बीच तक गए और भीड़ को देखा। अचानक रोमिल नेदुम्परम्बिल ने कहा, रोमिल, जो लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे आज बहस में हिस्सा लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग नियमों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। अब सभी प्रतिभागी कृपया प्रवेश करें। नैरेटर, छात्रों ने विभिन्न दिशाओं से अखाड़े में प्रवेश करना शुरू कर दिया। तभी इन स्टूडेंट्स के बीच में शाश्वती दिखाई दी तो उसने स्वतः ही अधिकांश भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह बहुत खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी। दुर्भाग्य से उसने हमेशा क्वार्टरली परीक्षा में लड़ने से इनकार कर दिया था। उसने केवल अपनी प्रतिभा और स्तर पर परीक्षा ली, लेकिन कभी भी वाद विवाद परीक्षा की लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी।
एक लड़की बोली, लड़की शाश्वती ने कल अपनी पहली विफलता तक लगातार 2 साल तक हर परीक्षा दी थी और उसने फिर भी बहस में शामिल होने से आज तक इनकार ही किया। क्यों किया होगा ऐसा? नैरेटर, एक दूसरा स्टूडेंट बोला, लड़का, मुझे लगता है कि उसे विश्वास था कि वह अब तक इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के मुकाबले बहुत अच्छी थी। किसी को खुद से बहस करने लायक समझती नहीं होगी। वैसे मानना पड़ेगा क्या अहंकार है। नैरेटर, फिर बहुतों ने मयंक को देखना शुरू कर दिया। जो लोग आधिकारिक छात्र नहीं थे, वे इस बार मयंक के सफल होने की उम्मीद कर रहे थे। वो सब ये मानते थे कि मयंक के पास बचने का कोई तरीका नहीं है। उन लोगों में निश्चित रूप से समीर और कार्तिक भी थे। वे दोनों उसकी विफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। इरावती आकाश नंदा की बगल में खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजर मयंक पर पड़ी, आकाश ने मयंक को देखकर ठहाका लगाया और बोला, आकाश, वो देखो इरावती, कल का चैंपियन। लेकिन देखना, आज वो फिर से असफल हो जाएगा और फिर से जीरो बन जाएगा। परीक्षा पास करने के बावजूद भी अपने चक्र जागृत न कर पाने के कारण उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। सोचो कितना मजा आएगा ये सब देखकर। नैरेटर, ज्यादातर लोग वैसा ही सोच रहे थे जैसा कि आकाश सोच रहा था। उन सभी का मानना था कि भले ही मयंक ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन फिर भी ये किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो 2 साल से मूलाधार चक्र पर ही फंसा हुआ था। किसी भी मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इन 7 चक्रों को जागृत करके पंचतत्व की शक्तियों को हासिल करना जरूरी था, और ये फिसड्डी तो अभी पहले ही सीढ़ी पर फंसा हुआ था। इरावती को याद आया कि उसने कल पुस्तकालय में मयंक को देखा था और कैसे उसने उसके बारे में कुछ अजीब महसूस किया था। फिर उसने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। समीर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने जैसे ही मयंक को देखा, उसे चिढ़ाते हुए उससे पूछा, समीर, मैंने सुना कि कल तूने लाइब्रेरी से 2 किताबें इश्यू करवाई। मार्शल आर्ट्स के लिए ड्रैगन पावर की रिहाई और टोने टोटके सीखने के लिए मार्शल आर्ट्स और जादू। नैरेटर, लाइब्रेरी से सभी स्टूडेंट समय समय पर किताबें इश्यू कराते थे, लेकिन मयंक के द्वारा इन 2 किताबों के इश्यू कराए जाने पर यह बात पूरी यूनिवर्सिटी में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। एक और स्टूडेंट्स ने मयंक को ताना मारते हुए कहा, स्टूडेंट, अरे यार, वो हमारा लिखित परीक्षा का चैंपियन है, इसलिए तो उसका टेस्ट इतना अलग और हटके है। नैरेटर, इतना सुनते ही मार्शल आर्ट्स क्लब और जादू टोना और परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लबों के स्टूडेंट ठहाके लगाने लगे। किसी को भी यकीन नहीं था कि मयंक कभी इतने मुश्किल सब्जेक्ट को सीख सकता है। सबको लग रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है और इसीलिए वो उस पर हंसे जा रहे थे। तभी समीर ने अपनी बात जारी रखते हुए मयंक को नीचा दिखाने के लिए कहा, समीर, मैं इन दोनों किताबों की शक्ति को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डर है कि तुम्हें यूज करने से पहले ही इन्हें वापस रिटर्न करना पड़ेगा। नैरेटर, समीर मन ही मन सोच रहा था कि कल की लिखित परीक्षा में मयंक ने सफलता प्राप्त करके उसकी बेइज्जती की थी और आज की प्रतियोगिता में वो मयंक को हराकर उसे बुरी तरह से अपमानित करेगा। बल्कि वो ही क्यों, मयंक के सामने तो जिस किसी स्टूडेंट को भी खड़ा किया जाएगा, वो मयंक को आसानी से हरा देगा। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि मयंक खुद ही अनाउंस कर दे कि वो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने वाला था। लेकिन परीक्षा के चैंपियन के लिए वाद विवाद सत्र छोड़ना कितना अपमानजनक होता है, ये सभी जानते थे। बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये सब स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि अगर मयंक ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो क्या होगा। जब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चिंता पैदा होती थी तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स उन्हें ये कहकर समझाते थे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अगर मयंक भाग ले भी लेगा तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को से हरा देंगे और हारने की स्थिति में उसे यूनिवर्सिटी से निकाल ही दिया जाएगा। इसका साफ साफ मतलब ये था कि ये लड़का मयंक, जिसने कल तालियों की गड़गड़ाहट अपने नाम की थी, आज निश्चित रूप से सबके सामने शर्मसार होने वाला था। ये वाकई यह एक विडंबना थी, लेकिन वो इसे चाहकर भी टाल नहीं सकता था, क्योंकि यही मयंक की नियति थी। कम से कम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस बात पर विश्वास था। तभी कार्तिक चलता हुआ मयंक के पास आया और उसने मयंक को पुकारा। सभी की नजरें उसी तरफ मुड़ गई। कल जो हुआ उससे कार्तिक भी शर्मिंदा था। वह गुस्से से कांप रहा था और किसी भी क्षण ये मयंक को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था। कार्तिक ने कहा, कार्तिक, तुम सिर्फ दिन में सपने देखने वाले लड़के हो और कुछ भी नहीं। आज सबको ये बात पता चल जाएगी। नैरेटर, कार्तिक के शब्दों से साफ था कि कल की हार से उसके मन में गहरे तक कड़वाहट भर गई थी और बाकी लोगों के साथ वो भी मयंक को ईर्ष्या और दुष्टता के मिले जुले भावों से देख रहा था। मयंक जानता था कि उसकी स्थिति कितनी जटिल है और उसने अनजाने में लोमड़ी की ओर देखा। मयंक के प्रति स्टूडेंट्स के मन में इतनी सारी नफरत अचानक से इस लोमड़ी की कातिल मुस्कान की वजह से ही तो आई थी। इससे पहले लोग केवल मयंक का मजाक उड़ाते थे और उसे सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन शाश्वती ने जब से उसे मुस्कान दी तब से वो सभी लड़कों का नंबर 1 जानी दुश्मन बन गया था और ऐसा लगता था कि मौका मिलने पर हर लड़का अच्छे से उस पर अपना हाथ साफ कर लेगा। उसके लिखित परीक्षा में फर्स्ट जाने के बावजूद किसी लड़के के मन में उसके प्रति तारीफ के भाव नहीं थे, बल्कि वो यही सोच रहे थे कि ये अभी तक मूलाधार चक्र में फंसा है और आज ये कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। भले ही यह प्रतिभाशाली हो, लेकिन ये मेहनत नहीं करता और इसने पिछले 2 साल से कोई परीक्षा भी नहीं दी थी। इतनी बात कहने के बाद स्टूडेंट्स दबे स्वर में उसके लिखित परीक्षा में फर्स्ट आने की बात पर शक भी जाहिर कर देते थे। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जो इन हालातों से गुजर चुके थे, उनका यह मानना था कि मयंक एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इस वक्त वो मुसीबत में था क्योंकि दूसरे प्रतिभागी मौका मिलने पर उसे छोड़ने वाले नहीं थे। और सीनियर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ रहे थे कि इस समय मयंक पर कितना ज्यादा दबाव था और ये दिन उसके जीवन का सबसे बुरा दिन भी हो सकता था। यूनिवर्सिटी के मैदान के ठीक बीचों बीच यूनिवर्सिटी के गुरुओं ने एक अखाड़ा तैयार किया था जिसमें स्टूडेंट्स की प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति की जांच होनी थी। वो ये देखना चाहते थे कि ब्रह्मांड में व्याप्त मनोभौतिक ऊर्जा का कितना अच्छा प्रयोग ये स्टूडेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की किताबी जानकारी के साथ साथ वो किस तरह इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात की भी आज परीक्षा होनी थी।
छात्रों को पहले भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अभ्यास करते करते उनकी क्षमताएं बहुत बढ़ जाती थी, इसलिए ये परीक्षा हर साल देना जरूरी होता था। CH24 उफ ये घमंड। नैरेटर क्वार्टरली परीक्षा का ये दूसरा दिन था और आज स्टूडेंट्स की किताबी जानकारी से परे हटकर उनके व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा होनी थी। यूनिवर्सिटी के मैदान के बीचों बीच एक अखाड़ा बनाया गया था, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक गोला था, जिस पर जाकर स्टूडेंट्स को खड़ा होना होता था। अखाड़े के पास एक प्रोफेसर खड़े थे। उन्होंने छात्रों को नियम और समय सीमा के बारे में बताया। स्टूडेंट जोश में चिल्लाने लगे कि वो तैयार थे। सबसे पहले समीर अखाड़े में आया और उसने मध्य में बने गोले पर पैर रखे और अचानक उसके शरीर से सीटी जैसी आवाज निकली और उसका शरीर तेज चमकने लगा। उसके शरीर के चारों तरफ पवन तत्व की तीव्र शक्ति थी। उसकी शर्ट तेज हवा में हिल रही थी, जिससे दर्शकों को उसकी शक्ति का आभास हुआ। प्रोफेसर ने उसकी शक्ति के लेवल को जांच कर समझकर घोषणा की। प्रोफेसर, छठे चक्र को जागृत करने पर काम कर रहे समीर ने पवन तत्व की शक्ति हासिल की है। बताओ समीर, तुम आज किस स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहोगे? नैरेटर, समीर ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे कह दिया कि वो मयंक को चैलेंज करना चाहता था। इसका कारण था कि उसे अपनी हार जीत से ज्यादा मयंक को अपमानित करने में इंटरेस्ट था। खुद समीर को भी नहीं पता था कि वह ये मयंक से इतनी नफरत क्यों करता है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मयंक की हरकतें बहुत अटपटी थी और ऊपर से उसने पूरी क्लास के सामने स्टूडेंट्स की सबसे पसंदीदा मिस लोपामुद्रा को चिढ़ाने की हिम्मत की थी। इतना ही नहीं, मयंक रोज इरावती के साथ झगड़ा करता था और उसका दिल दुखाता था। ये सभी चीजें थी जो समीर को बहुत ज्यादा नापसंद थी और इन्हीं की वजह से वो मयंक से नफरत करता था। इनके अलावा एक और बड़ा कारण ये था कि लिखित परीक्षा के दौरान मयंक शाश्वती की बगल में बैठा था। दरअसल ऐसा मयंक ने खुद नहीं किया था, उसे तो बस बैठना पड़ा था। लेकिन बाकी लड़कों की नजर में वो खलनायक बन गया था और कोर में खाज पैदा की शाश्वती की उस कातिल मुस्कान ने, जो वो जाते जाते मयंक की तरफ उछाल गई थी। इन सभी बातों की वजह से समीर के दिल में मयंक के लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए मयंक का सुंदर आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखते ही समीर के दिल में आग लग जाती थी। साधारण भाषा में शायद इसी भावना को जलन कहा जाता है। समीर को मन ही मन जलन हो रही थी कि मयंक इतना बड़ा लूजर होते हुए भी ये सब चीजें कर पा रहा था जिन्हें करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी, बल्कि वो तो कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। समीर के हिसाब से उसके लिए अच्छी खबर ये थी कि ये बेशर्म कमीना मयंक बेइज्जत होकर वापस नहीं जाने वाला था जहां से ये आया था। जल्द ही इस लूजर को यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया जाने वाला था। समीर के चैलेंज करने पर जब मयंक अपनी जगह से उठा और अखाड़े की तरफ चलने लगा, तो हर कोई उसे आंखों में नफरत लिए देख रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। ज्यादातर स्टूडेंट जो मयंक को पसंद नहीं करते थे, उनके मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि भले ही मयंक ने लिखित परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन उसने अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को विकसित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। इसलिए यहाँ उसकी टाए फिस होने वाली थी। उधर मिस लोपामुद्रा मन ही मन घबरा रही थी। उसे समीर पर गुस्सा आ रहा था कि इस बदमाश ने जानबूझकर सबसे पहले मयंक को बुलाकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी और वो जानती थी कि समीर किसी भी हालत में मयंक पर कोई दया नहीं दिखाने वाला था। मिस लोपामुद्रा सीनियर स्टूडेंट होने के साथ साथ फर्स्ट ईयर की क्लासेज भी लिया करती थी, इसलिए उसे सभी के लिए बराबरी का भाव रखना जरूरी था। इसलिए उसने मयंक के लिए अपनी फिक्र को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वो ये भी जानती थी कि अगर मयंक चुनौती को स्वीकार करने से डर जाता है और इस चुनौती से पीछे हट जाता है, तो उसका लिखित परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर लेना भी बेकार था। कोई उसे नहीं बचा पाएगा। और इधर स्टूडेंट्स की भीड़ में बैठा हुआ कार्तिक बोला, कार्तिक, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे अलावा भी कोई और होगा जो इस मयंक को चुनौती देगा, लेकिन ये भी अच्छा है कि समीर ने उसे चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि ये घटिया लड़का किस तरह से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की भीड़ में बैठी हुई माया इरावती को समझा रही थी कि उसका निर्णय एकदम सही था और थोड़ी ही देर में वो शर्मनाक रूप से हारे हुए मयंक को देखकर समझ जाएगी कि उसने मयंक से दोस्ती खत्म करके सही किया था। आकाश भी इन्हीं के पास बैठा था। वो मयंक को देखकर चिल्लाया और उसका मजाक उड़ाया। हालांकि मयंक की वजह से आकाश उत्कृष्टता की सूची से नीचे धकेल दिया गया था और प्रतिभा की सूची में आ गया था, लेकिन फिर भी उसने मयंक का मजाक उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मयंक चलकर अखाड़े के पास पहुंचा तो एक प्रोफेसर ने उनसे सवाल किया कि क्या वो चुनौती स्वीकार कर रहा था। सभी स्टूडेंट्स की निगाहें मयंक पर जमी हुई थी और सब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। सूरज की रोशनी के नीचे उसका युवा चेहरा असाधारण रूप से आकर्षक लग रहा था। मयंक, मुझे चुनौती स्वीकार है सर। नैरेटर, मयंक का जवाब सुनते ही दर्शकों में से कई लोगों के चेहरे पर फौरन आश्चर्य का भाव फैल गया, लेकिन ये जल्दी ही एक व्यंग्यात्मक हंसी में बदल गया क्योंकि लोगों का अभी भी यही सोचना था कि शायद मयंक को यह एहसास हो गया था कि चुनौती से पीछे हटकर भी वो बच नहीं सकता था। मयंक ने अपने प्रोफेसर की तरफ देखकर सवाल पूछा, मयंक सर, अगर मैं चुनौती स्वीकार कर लेता हूं तो मुझे युद्ध करना होगा और तब मेरी आध्यात्मिक जागृति की जांच पैनल द्वारा नहीं की जाएगी, है ना? नैरेटर, प्रोफेसर ने उसकी बात को सही ठहराते हुए हामी में सिर हिलाया। मयंक अच्छे से जानता था कि अगर वो चुनौती से पीछे हटता है तो एक पैनल बैठकर उसकी आध्यात्मिक जागृति को जांचेगा और तब सबको पता लग जाएगा कि वो अपने सातों चक्र जागृत कर चुका था। वहीं अगर वो युद्ध लड़ता है तो वैसे भी सबको युद्ध के दौरान पता लगने ही वाला था। मयंक चुप खड़ा था, लेकिन समीर बोला, समीर, तुम चाहे चुनौती से पीछे हटो, अपनी जांच करवाओ या युद्ध लड़ो, नतीजा एक ही होना है, वही जीरो। तुम अपना सा मुंह लेकर वापस घर जाने वाले हो। नैरेटर, समीर ने यह बात इतनी जोर से कही थी कि आगे बैठे बहुत से स्टूडेंट ने इसे सुन लिया और धीरे धीरे ये गॉसिप पीछे तक पहुंच गई और सबको पता चल गया। मयंक एक कदम आगे बढ़ा और बहुत धीरे से समीर से बोला,
मयंक, कल लिखित परीक्षा के बाद मैंने तुमसे एक बात पूछी थी कि अगर परिणाम तुम्हारी कल्पना से अलग होता है तो तुम क्या करोगे। लेकिन तुम्हारे पास कल कोई जवाब नहीं था। सुनो, अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो शायद तुम आने वाले सदमे और अपमान के अनुभव से खुद को बचा लोगे। वरना जितना मैं तुम्हारी मानसिक शक्ति और भावनात्मक स्तर को जानता हूँ, तुम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नैरेटर, हालांकि मयंक ने यह बात बहुत धीमे से कही थी, लेकिन फिर भी आगे की पंक्ति में बैठे हुए स्टूडेंट्स को ये सुन ही गई और फिर जैसा कि अक्सर होता है, एक कान से दूसरे कान तक होते हुए बात सभी लोगों तक पहुंच गई। और हर कोई हैरान था कि मयंक एक ही पल में इतनी बेतुकी और पागलों जैसी बातें कैसे कर सकता है। क्या वाकई उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया था। जब बात लड़ाई झगड़े की हो और वो भी लड़कियों के सामने, तो लड़के आसानी से पीछे कहाँ हटते हैं। समीर ने भी मयंक को ताना मारते हुए कहा, समीर, कुछ ही पल में तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। यूनिवर्सिटी के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और तेरा फ्यूचर अंधेरे में खो जाएगा। तब देखूंगा कि तू कैसे दिखावा करता है। नैरेटर, समीर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इस वजह से उसके शरीर में हवा की आध्यात्मिक शक्ति का तत्व बहुत तेजी से घूम रहा था। उसने एक पैर आगे जमीन पर रखा तो ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हवा के समान तेज गति से चलता हुआ मयंक की तरफ दौड़ रहा था। समीर एक पवन तत्व का जादूगर था। पलक झपकते ही वो मयंक के सामने था। वह आसानी से मयंक के साथ एक सरल जादू युद्ध करने के लिए अपने अंदर की शक्ति का उपयोग कर सकता था। लेकिन समीर सोच रहा था कि मयंक को तो जादू टोना आता ही नहीं था, इसलिए उस पर कोई मंत्र व्यर्थ करने से अच्छा होगा उसकी नाक पर एक पंच मारकर उसे धराशायी कर देना। मयंक को सावधान करने के लिए मिस लोकमुद्रा दूर से चिल्लाई, क्योंकि वो समीर के हमले को देखकर घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि मयंक ने भी अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर मयंक वाकई अभी भी मूलाधार चक्र को जागृत करने की कोशिश कर रहा होता, तो वो समीर के मुके को संभाल नहीं पाता। समीर वाकई बहुत ताकतवर और दक्ष स्टूडेंट था। आसपास के लगभग सभी लोग ये मयंक को नापसंद करते थे, इसलिए चाहकर भी वे उस पर दया नहीं कर सकते थे। समीर के एक ही मुके के हमले से मयंक गंभीर रूप से घायल होने वाला था। आकाश, माया और कार्तिक आराम से बैठे हुए इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। पूनम से किसी के भी चेहरे पर लेशमात्र भी चिंता नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि समीर कब मयंक पर हाथ उठाए और उसे पीटकर उसे हरा दे। समीर ने अपना मुक्का ताना और पूरे जोर से मयंक को पंच मारने के लिए अपनी बाजू हवा में चला दी। जोरदार धमाका हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। समीर का हाथ हवा में ही रुक गया और उसकी मुट्ठी ने मयंक के शरीर को टच भी नहीं किया। इसके बजाय मयंक की हथेली ने समीर की मुट्ठी को हवा में रोक रखा था। मयंक ने इतनी आसानी से समीर के जोरदार पंच को रोक लिया था, जैसे ये बहुत ही आसान सी बात थी। स्टूडेंट सोचने लगे कि क्या मूलाधार चक्र में फंसा हुआ कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता था। मिस लोकमुद्रा, एरावती, कार्तिक, माया और अनगिनत स्टूडेंट सभी के सभी मयंक पर फोकस करने लगे। वो सब इतने ज्यादा हैरान थे कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। समीर के शक्तिशाली मुके को इतनी आसानी से रोकने के लिए मयंक को कम से कम उसकी तरह ही छठे चक्र में होना जरूरी था। तो क्या इसका मतलब ये था कि मयंक ने छठे चक्र तक अपनी जागृति हासिल कर ली थी। समीर भी सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता था। वह केवल इतना जानता था कि उसकी मुट्ठी को एक शक्तिशाली ताकत ने बीच में ही रोक दिया था, जिससे उसके लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना लगभग असंभव सा हो गया था। मयंक ने नजरें उठाकर समीर की तरफ देखा और उससे बोला, मयंक, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम नहीं माने, तो चलो युद्ध करते हैं। CH25 1-on-1 मुकाबला। नैरेटर, मयंक के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो अब युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इन दोनों की बातों को सुन रहे प्रोफेसर ने अनाउंस किया, प्रोफेसर, मयंक ने अभी अभी मार्शल आर्ट की कलात्मक अवधारणा का प्रदर्शन किया। इस बात से साफ होता है कि वो अपने 6 चक्र सफलतापूर्वक जागृत कर चुका है। और यदि वह कुछ और कलाएं दिखाएगा तो ये भी पता लग जाएगा कि उसने 7वां चक्र भी जागृत कर लिया है या नहीं। नैरेटर, इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान होकर सोचने लगे कि क्या ये कुख्यात मयंक वास्तव में इतनी मेहनत करने में सक्षम था कि उसने चुपचाप मेहनत करके अपने 6 चक्र जागृत कर लिए थे। मार्शल आर्ट्स की अवधारणा में ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। ऊपर से लिखित परीक्षा में फर्स्ट आ गया था। और भले ही कोई इस पर विश्वास करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट को टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली ही कहा जाता था। और अतीत में न जाने कितने स्टूडेंट्स ने इस टैलेंट का मजाक भी उड़ाया था, इस पर हंसे भी थे और उसकी बेइज्जती भी की थी। मिस लोकमुद्रा एक कोने में बैठी हुई सोच रही थी, हे भगवान, ये लड़का वास्तव में मुझे हैरान कर देता है। पता नहीं अभी और क्या करेगा। एक और मिस लोकमुद्रा को विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक ने अपना वादा पूरा निभाया था और 6 चक्रों को जागृत कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात को सोचकर गुस्सा आ रहा था कि क्लास में मयंक ने उससे वादा लिया था कि अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वो जो चाहेगा वो करेगा। अब मिस लोकमुद्रा ये सोचकर डर रही थी कि ये सिर्फ बेशर्म लड़का न जाने क्या इंडिसेंट प्रपोजल लेकर आ जाएगा। मयंक का कोई भरोसा नहीं था, वो कोई भी रिक्वेस्ट रख सकता था। मिस लोकमुद्रा सोचने लगी कि क्या जरूरी था कि मयंक की कही बात उसे माननी ही पड़ेगी। आफ्टर ऑल वो सीनियर थी, इसलिए साफ मना कर सकती थी। दूसरी ओर वह खुश महसूस कर रही थी। वह लड़का जिसे उसने 2 सालों पहले एंट्रेंस टैलेंट इंस्पेक्शन में देखा था, वह अभी भी यही था। उसने अपनी जन्मजात शक्तियों के अद्भुत उपहार को नहीं छोड़ा था, बल्कि मेहनत करके उन्हें विकसित किया था। हालांकि अभी भी यह बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी कि मयंक ने चुपचाप 6 चक्र जागृत कब कर लिए। इरावती भी मयंक को देखकर हैरान थी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कोई बहुमूल्य चीज खो गई है। लूजर, वो मन ही मन फिर से सोचने लगी कि क्या ये वाकई लूजर लड़का था। फिर उसे याद आया कि उसके पापा ने उससे क्या कहा था।
2 साल तक यूनिवर्सिटी में अपनी क्षमताओं को सबसे छुपाने के बाद मयंक सबकी नकारात्मकता और हिकारत को झेलने के बाद अपने चुप्पी के खोल से बाहर आ गया था। और ये नया मयंक वास्तव में बहुत खास था। इरावती के साथ खड़ी माया को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और न ही कार्तिक को। मयंक ने मुस्कुराते हुए समीर को देखा और उससे पूछा, मयंक, तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है? नैरेटर। समीर ने झटके से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। वो पीछे हटना चाहता था क्योंकि मार्शल आर्ट कल्टीवेटर के साथ 1-on-1 की लड़ाई लड़ना वास्तव में सबसे बुरा आइडिया था। उसे अपनी दूरी बढ़ानी पड़ी। उसके पास अभी भी पीछे हटकर यहाँ से लौट जाने का मौका था। हालांकि कहने को ये वाद विवाद प्रतियोगिता थी, लेकिन क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की व्यवहारिक जानकारी को भी जांचा जाता था, इसलिए प्रैक्टिकल्स भी हुआ करते थे। तभी हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज हुई और अगले ही पल मयंक ने अपनी लात से समीर की छाती पर एक जोरदार वार करके उसे पीछे धकेल दिया। समीर के मुंह से खून निकला और वो कराहते हुए काफी पीछे जाकर जमीन पर गिर गया। उसकी शक्ल से साफ था कि उसे बहुत चोट लगी थी और वह जख्मी हो गया था। हालांकि समीर खुद को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसका चेहरा किसी भूत की तरह एकदम सफेद पड़ गया था और वो मयंक को हैरानी से देख रहा था। मयंक ने उससे कहा, मयंक, मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम हमेशा से मेरे साथ करना चाहते थे। इससे जैसे को तैसा कहते हैं। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नैरेटर। मयंक ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। मयंक ने कभी समीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी समीर हमेशा उसे अपना दुश्मन समझता रहता था। वो लगातार हमेशा मयंक को बेइज्जत करने के तरीके खोजता रहता था। यहाँ तक कि मयंक को यूनिवर्सिटी से निष्कासित होते देखने को समीर ने अपना लक्ष्य बना लिया था। और साथ ही उसने पहले जो शक्तिशाली मुक्का मारने की कोशिश की थी, तब भी उसके दिल में मयंक के लिए लेश मात्र भी दया नहीं थी। इसलिए मयंक का कहना बिल्कुल ठीक था कि ये जैसे को तैसा वाला व्यवहार था। समीर खिसियाते हुए बोला, समीर, एक दिन मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। नैरेटर। इतना कहकर समीर निराश होकर भीड़ की तरफ वापस चला गया। अब हर किसी का ध्यान मयंक पर केंद्रित था। यानी कल की लिखित परीक्षा में उसकी जीत अस्थायी नहीं थी, उसने वाकई कुछ न कुछ कमाल करने का ठान लिया था। ये एक ओपन बैटल था, जहां पर जो भी स्टूडेंट जिसे चाहे चैलेंज कर सकता था। समीर को हार कर आते हुए देखकर कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और मयंक के पास पहुंचकर उससे बोला, कार्तिक, अबे तू छठे चक्र में क्या पहुंच गया? तू तो अपने आप को न जाने क्या समझने लग गया। आदमी को इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए। तू अपने बारे में कुछ ज्यादा सोचते हुए हवा में नहीं उड़ रहा है क्या? और एक और बात, क्योंकि तू मार्शल आर्ट्स की कला विकसित करने की कोशिश कर रहा है और मैं भी एक मार्शल आर्ट सीखने वाला जादूगर हूँ, तो मुझे लगता है कि आज की लड़ाई हम दोनों के बीच में कल वाली लड़ाई को निपटाने का सही मौका है। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। नैरेटर। कल की लिखित परीक्षा के बाद भी कार्तिक ने मयंक को दिए गए नंबरों पर सवाल उठाया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि बूढ़े प्रोफेसर ने उन दोनों को मंच पर बुलाकर अपने अपने जवाब पढ़ने को कहा था और फिर मयंक ने कार्तिक को सबके सामने धो डाला था। मयंक सोच रहा था कि कल उसने कार्तिक को आसानी से हरा दिया था, लेकिन कार्तिक जादू टोने के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके पास लड़ाई में जीत की संभावना ज्यादा थी। और यूनिवर्सिटी के ज्यादातर प्रोफेसर्स का भी ऐसा ही मानना था। कल जिन जिन बिंदुओं पर ये दोनों बहस कर रहे थे, आज उन्हें प्रैक्टिकली आजमाने का बिल्कुल सही मौका था। कार्तिक ने मयंक से पूछा कि क्या उसे कार्तिक की चुनौती स्वीकार थी, और मयंक ने उससे कहा, मयंक, तुम कल लिखित परीक्षा के दौरान मुझसे हार गए थे और आज भी निश्चित रूप से हारने वाले हो। क्या कल की शर्मिंदगी काफी नहीं थी? नैरेटर। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स को लगा कि मयंक कुछ ज्यादा ही घमंडी है, या फिर उसका दिमाग खराब हो चुका है। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के एलिमेंट्री लेवल पर जो स्टूडेंट हो, वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जादूगर स्टूडेंट का मजाक कैसे उड़ा सकता था? कार्तिक और मयंक की शक्तियों में दिन और रात का अंतर था। बहरहाल कार्तिक ने फिर से मयंक से पूछा कि क्या वो चुनौती स्वीकार कर रहा था। मयंक थोड़ा परेशान दिखा, फिर उसने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और कार्तिक से बोला, मयंक, तुम लोग कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? ठीक है, अगर तुम लोग खुद ही अपना बुरा चाहते हो तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। नैरेटर। यूनिवर्सिटी का हर इंसान ये बात सुनकर इस वक्त मयंक के लापरवाह रवैये पर अवाक था, हैरान था। भले ही आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन आप अपने साथी का यूं परीक्षा के दौरान तो मजाक नहीं उड़ा सकते थे। कार्तिक जादू टोने में दक्ष था और मार्शल आर्ट्स भी अच्छा खासा कर लेता था, जबकि मयंक केवल मार्शल आर्ट ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसने कल खुद लाइब्रेरी में जादू टोने की सबसे बेसिक किताब इश्यू कराई थी। स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि मार्शल आर्ट के साधक कब से इतनी घमंडी हो गए कि वो एक जादूगर स्टूडेंट का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर सके। मंच पर मौजूद प्रोफेसर्स और अतिथिगण भी इस बात से हैरान थे कि एक मार्शल आर्ट्स की बेसिक जानकारी रखने वाला स्टूडेंट, जिसे जादू बिल्कुल नहीं आता है, वो एक जादू में निष्णात स्टूडेंट के सामने ऐसी बात करने की हिमाकत कैसे कर सकता था, क्योंकि जादूगर उसे कंफ्यूज करके हरा देगा। कार्तिक धीरे धीरे मंच के केंद्र में मैट्रिक्स की ओर चला गया। अचानक उसके चारों ओर प्रबल अग्नि तत्व शक्ति वाली तेज लपटें भड़क रही थी। वह अग्नि तत्व धारणा के उच्चतम स्तर पर था। ऐसा लग रहा था कि आसपास की लौ की आभा कार्तिक के साथ बंधी हुई थी। आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, धीरे धीरे उसमें समा रही थी। आग की लपटें सर्पों में तब्दील होते ही लोग इस दृश्य से रोमांचित हो उठे। उन्होंने मयंक की तरफ तरस भरी नजरों से देखा। इतनी प्रबल मंत्र शक्ति! लोग कार्तिक को घूर रहे थे। उसके जैसे शक्तिशाली जादूगर के लिए ब्रह्मांड से तात्विक शक्ति को अवशोषित करना और दुश्मन पर हमला करने के लिए इस शक्ति को मंत्रों में जोड़ना आसान होगा। सामान्य तौर पर मंत्रों की शक्ति एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर की तकनीकों से अधिक मजबूत थी। कार्तिक ने मयंक को चैलेंज करते हुए कहा कि मयंक अपने सारे दिखावे और नाटक छोड़कर खुद को साबित करे, क्योंकि अब वो जादू की शक्ति से उसे हराकर सबके सामने शर्मिंदा करने वाला था।
कार्तिक ने यहाँ तक कहा कि मयंक को सबके सामने अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी हालत खराब करने वाला था। यूनिवर्सिटी के जादू के सभी स्टूडेंट्स में कार्तिक का अपना एक मुकाम था और उसने बहुत मेहनत से अपने आप को जादू में पारंगत किया था। मयंक उससे बोला, मयंक, कल की लिखित परीक्षा में जब तुम हार गए थे उसके बाद एक प्रोफेसर ने तुमसे कहा था कि खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरों की शक्तियों का सम्मान करने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि तुमने अभी तक कोई सबक सीखा नहीं है। मैंने कल तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सामान्य परिस्थितियों के लिए था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ बात करना समय बर्बाद करना है क्योंकि तुम कुछ समझना या सीखना नहीं चाहते हो। नरेटर, इतना कहने के बाद मयंक कार्तिक की ओर आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद करके अपने दिमाग के अंदर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ शक्ति बनने लगी। आसपास बैठे सारे दर्शक हैरान थे और खासतौर से स्टूडेंट्स। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मयंक कार्तिक जैसे ताकतवर विरोधी से खुद गिरने जा रहा था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मूलाधार चक्र को जागृत करने में स्ट्रगल कर रहा ये फिसड्डी स्टूडेंट कार्तिक जैसे जादूगर पर वार करने जा रहा था, जिसके पास पहले से ही बहुत शक्तिशाली मंत्रियों की ताकत थी। लोगों को लग रहा था कि इस हास्यास्पद आत्मविश्वास पर मयंक को जल्दी ही पछतावा होगा। स्टूडेंट्स लगातार मयंक पर टिप्पणियां कर रहे थे और उन्हें सुनकर कार्तिक भी हंस रहा था। उसने मयंक पर झपट्टा मारा। समीर की अग्नि तत्व की ताकतें सांपों का रूप बनाकर उसके वार के साथ मयंक पर झपटी। ये अग्नि के बने हुए सांप इतने ज्यादा उन्माद में थे कि कार्तिक के आसपास की धरती हिल रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये सांप अपने रास्ते में आई हर चीज को निगल जाएंगे। मिस लोकमुद्रा मन ही मन सोच रही थी कि जादू वाकई भयानक था और तंत्र के शब्द घातक भी हो सकते थे। वह घबराहट से मयंक को देखने लगी और उधर कार्तिक ने मयंक को चेतावनी देते हुए कहा, कार्तिक, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लंबे समय तक याद करोगे रखोगे। CH-26 कुछ खोने का एहसास। नरेटर, समीर के वापस लौट जाने के बाद कार्तिक मयंक को चैलेंज करने के लिए आया था और दोनों के बीच में काफी ज्यादा जले भुने शब्दों का आदान प्रदान हो चुका था। कार्तिक मयंक को चेतावनी दे चुका था कि उसके घमंड के लिए वो ऐसा सबक सिखाएगा जिसे मयंक बहुत लंबे समय तक भुला नहीं पाएगा। इतना कहकर कार्तिक ने अपनी शक्ति को केंद्र में लेकर चार्ज करना शुरू कर दिया। मयंक ने भी अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके फोकस किया। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो चमकदार हथियार अलग अलग सेनाओं से छूटकर बीच में लड़ने के लिए आने वाले हो। ठीक उसी समय मयंक के चारों ओर की शक्ति बैंगनी हो गई और अचानक से यह बैंगनी शक्ति एक नए आकार में ढलने लगी। जल्द ही ये शक्ति एक ड्रैगन की आकृति में हो गई। मयंक का शरीर आप ड्रैगन की गर्जना के साथ हिल रहा था। अपने सामने हो रही इस अप्रत्याशित चीज को देखकर भीड़ दंग रह गई। कार्तिक और मयंक दोनों दौड़ते हुए आए और लगभग एक ही समय पर एक दूसरे पर प्रहार किया। कार्तिक गुस्से से चिल्लाया और मयंक पर वार किया। एक तेज गर्जना की आवाज के साथ मयंक जैसे ड्रैगन का अवतार बन गया। उसने अपनी बाहें फैलाए और उनमें से एक बैंगनी ड्रैगन फूट पड़ा जो आग उगल रहा था। कार्तिक ने अपने जादू की शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की और मयंक ने बदले में अग्नि तत्व की शक्ति लगा दी। मयंक के शरीर पर थंडर ड्रैगन और फायर ड्रैगन दोनों नजर आ रहे थे। फायर ड्रैगन आग उगलकर बीच बीच में शांत हो रहा था, लेकिन थंडर ड्रैगन तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उसने कार्तिक के शरीर पर प्रहार नहीं किया। कार्तिक को मयंक की शक्ति ने पीछे की ओर खिसका दिया। देखने वाले सभी लोग हैरान थे। ये मार्शल आर्ट की एक टेक्निक थी और उसका नाम था ड्रैगन पावर रिलीज। सभी जानते थे कि ये एक बहुत ही मुश्किल अभ्यास था और उन्हें इस बात की हैरानी थी कि मयंक जैसे स्टूडेंट ने इसे कैसे साध लिया। सभी छात्र स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि मयंक ने कल इस विषय की किताब लाइब्रेरी से ली थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि मयंक इस तकनीक को एक ही दिन में सीख सकता है। सच बात की जाए तो इस समय मयंक का मजाक उड़ाने वालों का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि वो खुद मजाक बनकर रह गए थे। जितने भी लोग उस पर हंसते थे अब उन्हें शर्म आ रही थी और उनकी नजरें झुकी हुई थी। वो सोच रहे थे कि सबसे पहले किसने कहा था कि ड्रैगन पावर को रिलीज करना मयंक की क्षमताओं से बाहर की बात थी। मयंक ने उन सब को साबित कर दिया था कि सिर्फ इसलिए कि वो सब ऐसा करने में नाकाम रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि कोई और भी नहीं कर सकता। मयंक ने ये कर दिखाया था। ड्रैगन पावर रिलीज, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये वाकई एक कमाल की बात थी और इसे अभी भी कोई आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ गिने चुने स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं होती थी, खासतौर से प्यार मोहब्बत जैसी चीजों में, उन्होंने स्वीकारोक्ति करते हुए जरूर कहा कि मयंक के ड्रैगन की गड़गड़ाहट की शक्ति वास्तविक थी और वह न केवल एक योद्धा था बल्कि अपनी इस ताकत के बल पर इस युद्ध में हावी भी हो रहा था। मन ही मन जानते तो सब इस बात को थे, लेकिन इस तरह से स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं थी। सभी के सभी दर्शकों की नजरें इस वक्त मयंक पर बनी हुई थी। मयंक ने मार्शल आर्ट तकनीकों की शक्ति और वज्र तत्वों को अपनी तकनीक में मिला लिया और एक योद्धा के रूप में ड्रैगन की गर्जना की शक्ति को अपनी चाल में सफलतापूर्वक शामिल कर लिया। फिर वो धीरे से कार्तिक से बोला, मयंक, तुमने मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं मार्शल आर्ट्स में एलिमेंट्री लेवल का स्टूडेंट हूँ? हालांकि मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा कि मैं इसके उच्चतम स्तर का स्टूडेंट हूँ, जैसे वज्र तत्व की शक्ति। नरेटर, कार्तिक ने आह भरी और अब वह दुखी दिख रहा था। जैसे ही मयंक ने बात करना बंद किया, पूरा का पूरा एरिना गड़गड़ाहट से चमक उठा। वज्रपात ने मयंक को घेर लिया, जिससे वो एक ड्रैगन जैसा ही दिखने लगा। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। उनके लिए ये मयंक युवावस्था और तुच्छता का प्रतीक था। वह 2 साल से यूनिवर्सिटी और पढ़ाई लिखाई का मजाक बना रहा था। भले ही वह लोगों के उकसाने और उसका मजाक उड़ाने पर भी शांत बना रहा और उसने हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने दिल की गहराई में वह बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहा था।
अब मंच के बीच में उसने उन बेड़ियों को तोड़ दिया था जो उसे 2 साल से जकड़े हुई थी। मयंक अब हारने वाला नहीं था। अब वह लिखित परीक्षा का चैंपियन था, मार्शल आर्ट और थंडर एलिमेंट पावर में उच्चतम स्तर की धारणा हासिल कर चुका था और 7वां चक्र भी उसके लिए आसान था। इरावती चाहकर भी अपनी नजरें मयंक पर से हटा नहीं पा रही थी और इस वक्त वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जब मयंक ने उसे साथ में अभ्यास करने के लिए कहा था तो वह केवल इरावती की मदद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मयंक जानता था कि वो इरावती की मदद करके उसे और बेहतर स्कोर करने में हेल्प कर सकता था। अब इरावती को समझ आ रहा था कि उस दिन मयंक उस पर लाइन मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन इरावती ने उस दिन उसके साथ जो व्यवहार किया था वो वाकई बुरा था। उसने अपने बचपन के दोस्त और अपने बीच माया को मीडिएटर बना दिया था और मयंक को सबके सामने कहा था कि वो इरावती से दूरी बनाए रखे। इरावती की आंखों के सामने बार बार वो दृश्य आ रहा था जब उसकी ना सुनकर मयंक के चेहरे पर मायूसी आ गई थी और वो अपना सिर झुकाकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया था। ये बात याद करके इरावती को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो मन ही मन बार बार अपने आप से सवाल करती रही कि क्या वो वाकई में इतनी बड़ी हो गई थी कि अब उसे मयंक से दूरी बनानी चाहिए थी। और वो ये भी सोच रही थी कि क्या वाकई उसे आगे चलकर अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। क्या वो अपने आप से झूठ बोल रही थी कि मयंक से दूरी बनाना उसके लिए एक उचित फैसला था। इस नए मयंक को देखते हुए इरावती को अपने पिता की बात याद आ रही थी कि कहीं उसने मयंक से सिर्फ इसलिए तो दूरी नहीं बना ली थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वो मयंक की लीग से बाहर हो गई थी। तभी माया ने निराशाजनक स्वर में मयंक को गुंडा कहा। वो लगातार मयंक को घूर रही थी और उसकी बातों से साफ था कि वो इस बात को मानने से इनकार कर रही थी कि उससे मयंक को समझने में कोई गलती हुई थी। मयंक के लिए बोले गए सारे नकारात्मक शब्द जो इस वक्त माया के मुंह से निकल रहे थे वो इरावती को न जाने क्यों बहुत गलत लग रहे थे। उसे माया द्वारा दी गई सारी सलाहें याद आने लगी और उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि उसने बिना सोचे समझे माया पर और उसकी बातों पर भरोसा क्यों कर लिया। बचपन की दोस्ती के बीच में किसी भी नए दोस्त का बोलना ठीक था क्या? जवाब इरावती जानती थी, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। माया इरावती को प्रोटेक्ट कर रही थी और इसीलिए वो मयंक से इरावती को दूर रखना चाहती थी। इरावती समझ नहीं पा रही थी कि उसके लिए क्या सही था और क्या गलत। वो बात करना भी चाहती थी और उसकी अजीब बातों का सामना करने से बचना भी चाहती थी, या अब उसे मयंक और उसकी बातें अजीब लगने लगी थी। उधर मयंक अभी भी अखाड़े के बीच में मैट्रिक्स में खड़ा था और जब इरावती ने उसे देखा तो मयंक की नजरें दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत लड़की की तरफ थी। ये लड़की शाश्वती थी और वो महसूस कर सकती थी कि मयंक उसे ही देख रहा था। शाश्वती ने हल्के से कहीं महसूस किया कि मयंक ने उसे जो अजीब सी मुस्कान अभी अभी दी थी उसके पीछे कुछ तो गलत था। मयंक ने चिल्लाकर कहा, मयंक सुनो लोमड़ी, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया ना। नैरेटर। इतना कहकर मयंक फिर से हंसने लगा। स्टूडेंट्स की भीड़ अचानक शांत हो गई। मयंक ने शाश्वती को लोमड़ी कहकर बुलाया। ये सुनकर लड़के सोच रहे थे कि ये एक चुलबुला सा निकनेम था, लेकिन किसी लड़की को अगर कोई लड़का निकनेम दे रहा है तो इसका मतलब तो इसके आगे की बात स्टूडेंट सोचना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने फौरन आगे की बात पर ध्यान दिया कि मयंक ने कहा था कि उसने शाश्वती को निराश नहीं किया। इस बात का क्या मतलब था? वो सब के सब सोचने लगे कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। और तभी उन्हें याद आया कि जब शाश्वती लिखित परीक्षा में मयंक की बगल में बैठी थी तो जाते समय वह उसे देखकर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट देकर गई थी और उसने ये भी कहा था कि कल मिलते हैं, और उसे मयंक से काफी उम्मीदें थी। अब लड़के बेचारे वाकई बहुत ज्यादा डर गए थे। वो सोच रहे थे कि जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर मयंक जैसे लूजर की गर्लफ्रेंड शाश्वती है तो उनमें से कई लोगों का बेमौत मारा जाना तय था। सबके सामने मयंक द्वारा इस तरह देखे जाने पर शाश्वती हैरान रह गई और फिर उसने महसूस किया कि यह मयंक तो वाकई बहुत ज्यादा बेशर्म लड़का है। जिस तरह से शाश्वती ने कल मयंक से बात की थी उसने जाहिर तौर पर मयंक को सारे लड़कों का जानी दुश्मन बना दिया था और अब मयंक उसी बात को जानबूझकर आगे बढ़ा रहा था। इन दोनों के बीच कुछ नहीं था, लेकिन शाश्वती ने मजे लेने के लिए मयंक को फंसाया था, तो अब मयंक कैसे पीछे रह सकता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो शाश्वती की ही बात में शाश्वती को ही सबके सामने फंसा रहा था। अब भीड़ में सबकी निगाहें शाश्वती पर जम चुकी थी। लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या वो साफ साफ इनकार करेगी या फिर मयंक को अनदेखा करेगी। लेकिन शाश्वती ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए मयंक को देखकर फिर से एक कातिलाना मुस्कान दी और बहुत उत्साह से बोली, शाश्वती, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। नैरेटर। ये बात कहते हुए शाश्वती की आंखों में चमक थी और उसकी आवाज बहुत कोमल थी। उसकी ये गर्लिश स्माइल किसी भी लड़के के दिल को पिघला देने के लिए काफी थी और इस समय तो न जाने कितने लड़के एक साथ उसके प्यार में पड़ चुके थे। हालांकि क्योंकि यह मुस्कान मयंक के लिए थी तो उन सभी लड़कों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सबके दिल में एक साथ कोई खंजर घोंप दिया गया हो और उनके दिलों से खून बह रहा हो। शाश्वती नालंदा यूनिवर्सिटी में सबका क्रश थी, लेकिन वह बहुत रिजर्व नेचर की थी और किसी से भी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। हंसना बोलना तो बहुत दूर की बात थी। उन सब लड़कों को समझ नहीं आया कि ये मयंक ऐसा क्या करता था या उसमें ऐसा क्या था कि उसे शाश्वती जैसी लड़की ने न केवल मुस्कुराकर देखा बल्कि उससे बात भी कर रही थी। CH27 हो जाए दो दो हाथ। नैरेटर। नालंदा यूनिवर्सिटी में शाश्वती हर लड़के का क्रश थी। हर लड़का उसके करीब जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन वो लड़की किसी को मौका ही नहीं देती थी। यहाँ तक बात सब लड़कों के बस में थी। वो इसे झेल पा रहे थे क्योंकि सभी को शाश्वती हासिल नहीं थी और सबका दुखड़ा एक जैसा था। लेकिन बात इस जगह से बिगड़नी शुरू हुई जब शाश्वती ने उस लड़के को मुस्कुराहट दी जिसे बाकी सब लूजर समझते थे। मयंक के साथ शाश्वती का बात करना और मयंक का उसे प्यार से लोमड़ी बुलाना किसी के गले से नीचे आसानी से नहीं उतरी ये बात।
कार्तिक और आकाश जैसे पॉपुलर स्टूडेंट भी शाश्वती के साथ इस तरह का व्यवहार करने में टोटली नाकाम रह चुके थे। फिर यह मयंक बाजी कैसे मार गया? ये सब कुछ देखकर इरावती भी और ज्यादा परेशान हो गई। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि वो इस यूनिवर्सिटी की 16 साल की सुंदर लड़की थी, जिस पर बहुत से लड़के मरते थे, लेकिन फिर भी अगर ब्यूटी की रैंकिंग होती तो इरावती जानती थी कि वो शाश्वती के पीछे ही होगी। काफी पीछे। शाश्वती की कातिलाना मुस्कान पर एक बार के लिए मयंक भी बुरी तरह से मोहित हो गया था। उसके लिए अपने दिल को बचाए रखना बहुत मुश्किल हो गया। एक मुस्कान ने उसके दिल पर ऐसा असर कर दिया था कि अब वो बेचैन था। तभी भीड़ में से लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मयंक, मेरी चुनौती स्वीकार करो। मयंक, तुमने मेरी क्रश के साथ ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो। भीड़ में जगह जगह पर गुस्साए हुए स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे। इससे मयंक का पसीना छूट गया। इन प्रतिभागियों में से कुछ ही थे जो जागृति के छठे और सातवें चक्र में थे, लेकिन ये सभी के सभी मयंक को पटखनी देने के लिए तैयार थे। लड़के अपनी अपनी जगह से चिल्लाकर मयंक को गालियां दे रहे थे। मयंक ने मन ही मन खुद को कहा कि वो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ था। और फिर से एक बार शाश्वती को देखा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि शाश्वती अभी भी उसे देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान लड़कों की भीड़ को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। मयंक अचानक से भीड़ पर चिल्लाया, मयंक, ये क्वार्टरली परीक्षा की प्रतियोगिताएं चल रही है। कृपया सम्मानजनक व्यवहार करें और चुप रहे। शोर न मचाएं। नैरेटर। सभी लड़के एक पल के लिए चौंक गए, फिर चुप होकर उसे घूरते रहे। मयंक ने लड़कों की भीड़ से पूछा कि कौन उसे चुनौती देना चाहता था। भीड़ में से एक साथ कई हाथ ऊपर उठ गए और लड़के चिल्लाने लगे। मयंक ने उनकी तरफ देखा और उनके नाम याद करने की कोशिश की। फिर उसने अपने हाथ लापरवाही से अपनी ट्रैक पैंट की जेब में डाले और बोलना शुरू किया, मयंक, मैं लगातार 2 लड़ाइयां लड़ चुका हूं और अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। नैरेटर। इतना कहकर वो घूमा और अरीना से बाहर निकल गया। एक लड़का जोर से बोला कि यह कैसा मजाक था, और इसके बाद लोग फिर से गुस्सा करके मयंक को गालियां देने लगे। एक और लड़का चिल्लाया, स्टूडेंट, अबे तू यहाँ से भाग सकता है लेकिन चुप नहीं सकता। नैरेटर। मयंक ने चिल्लाकर कौस्तुभ से कहा, मयंक, कौस्तुभ यार, अब तेरी बारी है, इन सब को देख लेना। नैरेटर। भीड़ एक बार फिर से अवाक रह गई और लोग सोचने लगे कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता था। जब कौस्तुभ अखाड़े के बीचों बीच पहुंच गया तो पूरे के पूरे मैदान में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। उसके फिट शरीर को देखकर लोग ये भूल गए कि वो अभी सिर्फ 16 साल का था। वो अरीना के अंदर पहुंचा और उसके शरीर से एक चमकीली सुनहरी रोशनी चमक उठी। युद्ध की इच्छा और शक्तिशाली आभा ने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को और निखार दिया। स्पिरिचुअल शक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो वो 7 चक्र जागृत कर चुका था और मार्शल आर्ट्स और जादू के उच्चतम स्तर पर था। कौस्तुभ ने उस लड़के को देखा जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाकर मयंक को उकसा रहा था और चैलेंज दे रहा था। और कौस्तुभ उससे बोला, कौस्तुभ, यहाँ आओ, तुम्हें चुनौती देनी थी ना, आओ लड़ते हैं। नैरेटर। लेकिन वो लड़का अब थर थर कांप रहा था। चुनौती को मना नहीं किया जा सकता था, ये बहुत शर्मनाक होता, इसलिए वो बेचारा किसी तरह से भीड़ में से अपना रास्ता बनाकर अखाड़े के बीचों बीच पहुंचा। वो प्रतिभाशाली था लेकिन कौस्तुभ के सामने टिक नहीं सकता था। उसे खुद पर ही भरोसा नहीं था कि वो कौस्तुभ जैसे स्टूडेंट्स के सामने अपने कौशल को दिखाने में सक्षम हो सकेगा। कौस्तुभ ने उससे पूछा कि क्या वो तैयार था। उसने कांपती हुई आवाज में हाँ कहा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर मैदान में मौजूद सभी स्टूडेंट भड़क गए। कौस्तुभ ने एक कदम अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह बढ़ाया। उसका प्रतिद्वंदी अपनी मुट्ठियां कसकर कौस्तुभ जैसे शेर का मुकाबला करने के लिए जैसे तैसे तैयार हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने कौस्तुभ के शरीर के चारों तरफ सुनहरी रोशनी का चक्र देखा तो उस बेचारे स्टूडेंट्स का दृढ़ संकल्प जैसे कहीं हवा हो गया। वो घबरा गया और उसे कौस्तुभ किसी देवता जैसा लगने लगा। अगले ही पल चुनौती देने वाला स्टूडेंट हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। कौस्तुभ ने न तो किसी विशेष युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया था और न ही किसी तरह के जादू का। उसने केवल अपने शरीर की शक्ति का ही इस्तेमाल किया था और अपने प्रतिद्वंद्वी को उठाकर दूर फेंक दिया था। इसके बाद कौस्तुभ ने भीड़ पर नजर घुमाई और पूछा कि अगला चुनौती देने वाला छात्र कौन था। कौस्तुभ की नजर के निशाने पर वही लोग थे जो मयंक को चुनौती देना चाहते थे। हालांकि अब इन स्टूडेंट्स को युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उन्हें मयंक से लड़ना था, कौस्तुभ से नहीं। चुनौती देने वाले स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा कि मैं हार मानता हूं, लेकिन बुजुर्ग प्रोफेसर ने उससे कहा कि अगर वो हार मान रहा था तो भी उसे अखाड़े के अंदर आने की आवश्यकता थी ताकि वह सभी को अपनी शक्ति और आध्यात्मिक चक्रों की जागृति का स्तर बता सके। प्रोफेसर इस छात्र की कारस्तानी से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं दिख रहे थे। हालांकि ये साफ था कि वो कौस्तुभ से बहुत ज्यादा प्रभावित लग रहे थे। और क्यों ना हो, वो वाकई में अद्वितीय था। मयंक को चुनौती देने वाले सभी स्टूडेंट्स की हालत इस समय बहुत पतली लग रही थी। वो सभी सोच रहे थे कि क्या ये कौस्तुभ उन सब से एक एक करके लड़ने वाला था। अगर वास्तव में कौस्तुभ में ऐसा कर दिया तो उनके पास इस प्रतियोगिता और वाद विवाद में भाग लेने का कोई मौका नहीं बचने वाला था। वे ठगा सा महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें मयंक से लड़ना था, लेकिन वो तो साइड में चला गया था और इन सबको कौस्तुभ जैसे महाबली के हवाले कर दिया गया था। इन सभी स्टूडेंट्स की हालत को देखकर मयंक मुस्कुराया। उसका ध्यान कौस्तुभ की तरफ गया जो अभी भी मैदान के अखाड़े के बिल्कुल सेंटर में खड़ा था। वो जानता था कि उसका दोस्त कौस्तुभ इस परीक्षा का सच्चा सितारा था। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी कि मयंक को चुनौती देने वाले सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके कौस्तुभ ने चुन चुन के हराया। उनमें से कोई भी उसके खिलाफ एक भी वार करने का भी मौका नहीं पा सका था। बावजूद इसके कि उनमें से कई स्टूडेंट्स कायापलट, जादू और अध्यात्म के भी उच्चतम स्तर पर लगभग पहुंच चुके थे, उनमें से कोई भी कौस्तुभ की ताकत के आसपास भी नहीं था। इनमें से बहुत से स्टूडेंट पहले ही आधिकारिक शिष्य चुने जा सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में एक बात बहुत पुख्ता तौर पर फैली हुई थी।
और वो ये थी कि क्वार्टरली परीक्षा की इन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हमेशा उच्च अधिकारी बनने का मौका मिलता था और काफी अच्छे क्लब्स में चुन लिया जाता था। इसलिए इन परीक्षाओं में अच्छी परफॉर्मेंस देने और अपनी किस्मत आजमाने का मौका कोई भी स्टूडेंट हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि इन सभी ने अपना आधिकारिक छात्र बनने का मौका छोड़कर इन परीक्षाओं को चुना था। लेकिन यहाँ तो बाजी पलटी हुई लग रही थी। लड़कों की हालत इस वक्त बहुत खराब थी क्योंकि उनकी सारी की सारी मेहनत पर कौस्तुभ ने पानी फेर दिया था। कौस्तुभ की ताकत के बारे में चर्चा करते हुए लड़के एक दूसरे से कह रहे थे कि वो इंसान नहीं था, बल्कि किसी और ही ग्रह से आया हुआ अत्यंत ताकतवर जीव है। रात के प्रहरियों के जनरल बलद्वा ने भी कौस्तुभ को देखा और उन्हें ये लड़का स्वाभाविक रूप से ताकतवर और मजबूत लगा। कौस्तुभ मार्शल आर्ट और टोना टोटका दोनों विद्याओं में माहिर था। जनरल बलद्वा के मन में फौरन विचार आया कि अगर ये लड़का उनके शूरवीर प्रहरियों की टोली में शामिल हो जाता है तो युद्ध के मैदान में वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। आखिरकार मयंक ने कौस्तुभ से कहा कि काफी था, बस करो, और कौस्तुभ अपनी मूल स्थिति में लौट आया और बहुत से लड़कों ने राहत की सांस ली। मयंक द्वारा कौस्तुभ को रोके जाने पर बहुत से स्टूडेंट्स खुश भी थे क्योंकि अब बाकी स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता था। चाहे कोई कितनी भी मेहनत करके और तैयारी के साथ क्यों ना आया हो, लेकिन कौस्तुभ के शक्तिशाली प्रदर्शन के सामने उनकी ताकत फीकी पड़ जानी थी। इसलिए उसके हटने से स्टूडेंट्स की खुशी साफ दिख रही थी। एक एक करके स्टूडेंट आते गए और अपनी अपनी शक्ति और बल का प्रदर्शन करते गए, और उसके बाद आकाश का नंबर आया। स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि कुछ दिलचस्प होगा क्योंकि वो भी एक काफी अच्छा स्टूडेंट था। अरीना में आने के बाद आकाश ने कई उच्च स्तर के स्टूडेंट्स को चुनौती दी और उन सभी छात्रों को हरा दिया, और इस वक्त वो छात्रों के बीच सुर्खियों में था। अपनी सफलताओं से उत्साहित आकाश ने कौस्तुभ की तरफ भी देखा, लेकिन फिर उसके डील डॉल और उसकी ताकत के बारे में सोचकर उसे चैलेंज करने या उसके साथ लड़ने का विचार तुरंत छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि आकाश को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वो कौस्तुभ को हरा पाएगा। मयंक ने आकाश की आंखों में छुपे दृढ़ संकल्प को पहचान लिया। साफ दिख रहा था कि आकाश भी पहले स्थान के लिए ही लड़ रहा था। उसका लक्ष्य भी फर्स्ट आना था, और आकाश के लिए फर्स्ट आने का सबसे आसान तरीका था अपने रास्ते की सबसे बड़ी मुसीबत कौस्तुभ से छुटकारा पाना। लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि कौस्तुभ से लड़ने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए था वो इस वक्त आकाश के पास नहीं था। कौस्तुभ और आकाश दोनों ही प्रतिभा की सूची में थे और आज की इस प्रतियोगिता में दोनों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन उम्र के मामले में कौस्तुभ का पलड़ा भारी था। मयंक सोच रहा था कि अगर उम्र में छोटे होने का लाभ कौस्तुभ को मिला तो आकाश के लिए मुश्किल हो जाएगी। नियम के अनुसार अगर दो योद्धा आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं तो टाई होने की हालत में दोनों में से जो उम्र में छोटा होता था उसे वरीयता दी जाती थी। मयंक इस बात को जानता था और इसलिए वो सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो, कौस्तुभ तो फायदे में ही रहेगा, और इसलिए वह धैर्यपूर्वक इस परीक्षा के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरा दिन प्रतियोगिता में बीत चुका था और अब शाम होने को आई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के इस मैदान का माहौल अभी भी उतना ही ऊर्जावान बना हुआ था जितना कि दिन की शुरुआत में था। आज दिन भर सैकड़ों छात्रों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और सबसे ऊपर चमकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। CH28 मैं नहीं मानता इस रिजल्ट को। नैरेटर भले ही शाश्वती ने आज के परीक्षा में भाग नहीं लिया था, फिर भी उसने अपनी अर्जित शक्तियों की जांच करवाने के लिए निर्धारित मैट्रिक्स अखाड़े में कदम रखा। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर उसके चाहने वालों का दिल दुखने लगा और वो मन ही मन कहने लगे कि शाश्वती चाहे कुछ भी करे लेकिन उस बेशर्म मयंक को डेट ना करे। फाइनली फिजिकल ताकत दिखाने और बीच बीच में प्रश्न उत्तर के जरिए वाद विवाद प्रतियोगिता के समापन के बाद सभी स्टूडेंट शांति से बैठ गए और रिजल्ट का इंतजार करने लगे। सभी स्टूडेंट्स दम साधे प्रतीक्षा कर रहे थे कि न जाने रिजल्ट क्या होने वाला था। सबके सब स्टूडेंट्स की निगाहें मंच के बीचों बीच बैठे हुए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तरफ टिकी हुई थी। मार्शल आर्ट्स क्लब की शाखा तलवारबाजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जगमोहन डोगरा और जादूगरी क्लब के हेड रोमिल नेदुम्परम्बिल बैठे हुए स्टूडेंट्स के आज के परफॉर्मेंस पर चर्चा कर रहे थे। जल्द ही उन दोनों ने एक आम राय बना ली और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए तैयार हो गए। यानी इस बार की क्वार्टरली परीक्षा आखिरकार समाप्त होने वाली थी। जगमोहन डोगरा और रोमिल नेदुम्परम्बिल परिणामों के बारे में गंभीर चर्चा में व्यस्त थे, जबकि उनके पास खड़ा कोई व्यक्ति उस पूरे रिकॉर्ड को देख रहा था। रोमिल नेदुम्परम्बिल ने एक सीनियर स्टूडेंट को रिकॉर्ड की सूची थमाई और जाकर अनाउंस करने का उसे आदेश दिया। सीनियर स्टूडेंट बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर मंच पर पहुंचा। उसने अपने सामने देखा तो सभी छात्रों के चेहरों पर उम्मीद नजर आ रही थी और उसने कहना शुरू किया, सीनियर स्टूडेंट, हमेशा की तरह लिखित परीक्षा और वाद विवाद के सेशन और उससे जुड़ी प्रतियोगिता के परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा और दोनों के नंबर जोड़कर ही क्वार्टरली परीक्षा का रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। हर बार की तरह दोनों परीक्षाओं यानी कि रिटन और प्रैक्टिकल्स को मिलाकर एक सूची बनाई जाएगी जिसका नाम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होता है। 3 स्टूडेंट्स को ही इस आज की प्रतियोगिता में पूरी तरह सफल माना जाएगा और उस सूची में जगह दी जाएगी। नैरेटर सभी जानते थे कि रोमिल सर के द्वारा बनाई गई इस लिस्ट में चुने जाने वाले 3 स्टूडेंट्स को बहुत सम्मान प्राप्त होता था। इसके अलावा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड सूची में शामिल सभी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल तक पहुंचने का विशेषाधिकार भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए सारे स्टूडेंट नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी धड़कनें इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी कि इस साल रोमिल नेदुम्परम्बिल सर द्वारा चुने गए कौन भाग्यशाली इस लिस्ट में शामिल होने वाले थे। मयंक बहुत उम्मीद और खुशी के साथ अपने दोस्त कौस्तुभ को देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि आज के प्रदर्शन के बाद कौस्तुभ नंबर 1 पर आने वाला था। तभी सीनियर स्टूडेंट ने फाइनल रिजल्ट अनाउंस करना शुरू किया। सीनियर स्टूडेंट पहले स्थान पर है आकाश नंदा। नैरेटर ये सुनते ही मयंक चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या कहा गया है। पहले स्थान पर आकाश कैसे हो सकता था।
दूसरे स्टूडेंट भी चौंक गए, लेकिन उनका सदमा जल्दी ही दूर हो गया। आखिरकार उनके हिसाब से आकाश एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, जो कि जागृति के 7वें चक्र में था और उसका प्रदर्शन भी आज बहुत उत्कृष्ट था। हालांकि बहुत से लोगों को कौस्तुभ के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन मयंक जितना नहीं। तभी सीनियर स्टूडेंट आगे बोला। सीनियर स्टूडेंट दूसरे स्थान पर रहे हैं कौस्तुभ देशमुख। नरेटर सीनियर स्टूडेंट तीसरे स्थान पर रहे नाम की घोषणा करता उससे पहले ही मयंक अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, क्यों। भीड़ में सभी लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं और भावनाएं थी, लेकिन सभी ध्यान से सुनने लगे कि आखिर माजरा क्या था। इस वक्त कई सीनियर स्टूडेंट्स भी अस्वीकृति में चिल्लाए, लेकिन उनके चिल्लाने का कारण दूसरा था। दरअसल किसी भी परीक्षा परिणाम से जुड़ी घोषणाओं को बाधित करना अपने सीनियर्स के प्रति अपमान का प्रतीक था, और यह बात किसी को अच्छी नहीं लगी। मयंक ने इन सब बातों को इग्नोर किया और अपनी जगह से चिल्लाकर अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछा, मयंक, आकाश पहले स्थान पर और कौस्तुभ दूसरे स्थान पर क्यों है? क्या आप बता सकते हैं? नरेटर सीनियर स्टूडेंट ने मयंक को डांटते हुए कहा, सीनियर स्टूडेंट, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। सच तो तय हो चुका है और इसके पीछे कोई कारण है। नरेटर मयंक ने अपन बड़ी ही जगह से ही चिल्लाकर कहा, मयंक, मैं नहीं मानता इस रिजल्ट को। नरेटर आकाश निस्संदेह रूप से एक अच्छा स्टूडेंट था। वो मार्शल आर्ट के साथ साथ आध्यात्मिक जागृति और जादू टोने की कक्षाओं में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए इस बात पर शक करना बेबुनियाद था कि आकाश नंबर 1 पर क्यों आया था। लेकिन फिर भी मयंक ने अपने दोस्त के हक के लिए आवाज उठाते हुए कहा, मयंक, आकाश ने अपना छठा ही चक्र जागृत किया है, 7वां नहीं, जैसा कई लोगों को लगता है। जबकि कौस्तुभ अपने 7 चक्र जागृत कर चुका है। इसके अलावा वो पंचतत्वों की शक्ति में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कम से कम आकाश से तो कौस्तुभ बहुत आगे है। और अगर हम बात करें लिखित परीक्षा के स्कोर की, तो उसमें भी कौस्तुभ के नंबर ज्यादा थे। और अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसमें भी निश्चित तौर पर कौस्तुभ ने ज्यादा लोगों को हराया है और शक्ति का बेहतरीन स्तर प्रदर्शित किया है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि सब जगह अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद और ज्यादा नंबर लेने के बाद भी कौस्तुभ नंबर 2 पर कैसे आ गया और आकाश फर्स्ट कैसे आ गया। नरेटर इतना कहकर मयंक 2 कदम आगे बढ़ा और प्रोफेसर के सीनियर बैच की तरफ देखते हुए बहुत अदब से नीचे झुका और बहुत आदर के साथ बोला, मयंक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इन दोनों के प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और इनके रिजल्ट को फिर से ध्यान से बनाया जाए। नरेटर मिस लोकमुद्रा ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने आश्चर्य से मयंक की तरफ देखा। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि ये स्टूडेंट प्रोफेसर्स के पैनल द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल कैसे उठा सकता था। जहां तक लोकमुद्रा का सोचना था, वो मयंक को एक समझदार और चतुर लड़का समझती थी, लेकिन अब वो इतनी बेवकूफी का काम क्यों कर रहा था, ये मिस लोकमुद्रा की समझ के बाहर था। मैदान में मौजूद हर व्यक्ति इस समय हैरानी से मयंक को देख रहा था और धीरे धीरे उसके बारे में कानाफूसी भी होने लगी। आकाश का चेहरा एकदम गुस्से में लाल हो गया और उसने मयंक को देखा। मंच पर बैठे सभी अतिथि भी अवाक रह गए। उन सब को भी लग रहा था कि कौस्तुभ के लिए अफसोस की बात थी कि वो सेकंड आया था, लेकिन उनमें से किसी ने कभी सोचा नहीं था कि एक स्टूडेंट इस तरीके से रिजल्ट पर सवाल उठाने के लिए खड़ा हो जाएगा। तभी एक सीनियर स्टूडेंट्स ने सभी से चुप रहने के लिए कहा और मयंक से कहा, सीनियर, क्या तुम जानते हो कि तुम अभी क्या कह रहे हो? नरेटर ये सीनियर स्टूडेंट मयंक को पसंद करता था, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो उसे कोई बेवकूफी वाला काम करने की इजाजत नहीं दे सकता था। वो स्टूडेंट इस बात को समझता था कि युवावस्था में अक्सर हार्मोन्स के असर में स्टूडेंट कई पागलपन के काम कर बैठते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं सबको पता होनी चाहिए। और वो मयंक को कोई भी पागलपन करने नहीं देने वाला था। और इधर मयंक को अच्छे से पता था कि वह क्या कर रहा है। कुछ हद तक उसे ये भी पता था कि उसके कहने या करने से कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी हरकतों को अभी भी तार्किक नहीं कहा जा रहा था। लेकिन उसे यह पता था कि उसे क्या कहना है। अगर यह स्थिति उसके साथ हुई होती तो शायद मयंक कुछ नहीं कहता, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन कौस्तुभ की वो बहुत इज्जत करता था और उसके साथ ऐसा होने नहीं दे सकता था। मयंक के मन में केवल एक ही बात थी और वो ये कि जज की गलती की सजा उसका दोस्त कौस्तुभ क्यों भुगते। अगर कोई गलत निर्णय लिया गया है तो उसकी वजह से कौस्तुभ को पहले स्थान से क्यों चूकने दिया जाए। क्वार्टरली परीक्षा की ग्रेडिंग दोनों दिनों की परफॉर्मेंस पर आधारित थी। मयंक ने फिर से अपना सवाल दोहराया कि कौस्तुभ किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आकाश से कहीं भी कम नहीं रहा था और उससे किसी मुकाबले में हारा नहीं था, तो उसे आकाश से नीचे के पायदान पर क्यों रखा गया। वास्तव में पहले और दूसरे स्थान की मार्कन के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन मयंक के लिए यही बात परेशानी का सबब बन गई थी कि पहले स्थान पर तो केवल कौस्तुभ ही होना चाहिए था, फिर उससे ये पोजीशन क्यों छीन ली गई है। इसलिए वो बोला, मयंक आदरणीय, मुझे अच्छे से पता है कि मैं जो कह रहा हूँ या कर रहा हूँ वो अपमानजनक समझा जा सकता है, लेकिन मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मैं वास्तव में इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। नरेटर मयंक के चेहरे और उसके हाव भाव से साफ दिख रहा था कि वो बहुत गंभीरता से अपनी बात कह रहा था। एक बात मयंक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और वो ये थी कि उसे अगर पूरी दुनिया भी अपमानित करे तो वो इस बात को झेल सकता था, लेकिन अगर कौस्तुभ का अधिकार कोई छीन ले तो वह चुपचाप नहीं बैठ सकता था। तभी कौस्तुभ अपनी जगह से चलता हुआ मयंक के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कौस्तुभ जाने देना यार, मैं तो खुद इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। नरेटर कौस्तुभ इस बात को जाने देना चाहता था या नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता था, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि वो मयंक को शांत करने की वाकई में कोशिश कर रहा था और उसे देखकर मयंक थोड़ा शांत हो भी गया। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने अपने सबसे बुरे सपने में भी ये कभी नहीं सोचा था कि उनके दिए गए निर्णय पर कभी कोई सवाल उठा सकता है। हालांकि जब उन्होंने स्टूडेंट्स को नंबर दिए थे तो आकाश को नंबर देने में उन्होंने बहुत दिलदारी दिखाई थी।
और बाकी स्टूडेंट्स को काफी कंजूसी के साथ नंबर दिए थे ताकि आकाश को जीतने में आसानी हो। लेकिन इसके साथ ही आकाश ने आज प्रदर्शन भी अच्छा किया था, इसलिए रोमिल नेदुम्परम्बिल को लगा था कि उनके डिसीजन पर कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। बहरहाल अभी अभी जो कुछ हुआ था उससे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक सीनियर स्टूडेंट को आदेश दिया कि परिणामों की घोषणा जारी रखी जाए और तीसरे स्थान पर जो स्टूडेंट था उसका नाम काट दिया जाए और अगले नाम को तीसरा स्थान दे दिया जाए। रिजल्ट की घोषणा कर रहा सीनियर स्टूडेंट थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने आदर के साथ अपने प्रोफेसर की बात मानते हुए रिजल्ट पढ़ना शुरू किया। उसने तीसरे स्थान के लिए सूचीबद्ध नाम पर एक नजर डाली और एक ठंडी सांस लेकर उसे छोड़ दिया और फिर आगे पढ़ते हुए बोला, सीनियर स्टूडेंट तो तीसरे स्थान पर है शाश्वती सनाध्य। नैरेटर, ये बात तो जगजाहिर थी कि शाश्वती ने आज की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। वो केवल आज की प्रतियोगिता को देखने के लिए आई थी और दर्शकों में बैठी रही थी। लेकिन उसने लिखित परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया और उत्कृष्ट प्रतिभाओं की लिस्ट में अपनी जगह बनाने के साथ साथ ही वो जागृति के 7वें चक्र में थी। और जहां तक पंचतत्वों की ताकत की बात है तो उसमें भी उसका प्रदर्शन काबिले तारीफ था, इसलिए उसे तीसरा स्थान देने के निर्णय पर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। CH29 नतीजा 2 बुरा रहा। नैरेटर, तीसरे स्थान पर शाश्वती का नाम अनाउंस किया गया, लेकिन इस नाम को अनाउंस किए जाने से पहले भीड़ का यह मानना था कि तीसरा स्थान निश्चित तौर पर मयंक हो जाएगा। भीड़ शांत हो गई थी और स्टूडेंट सोच रहे थे कि अब जल्दी ही एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा जिससे इस परीक्षा के खत्म होने की घोषणा की जाएगी। लेकिन तभी मयंक फिर से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मयंक, आदरणीय पैनल और सभी प्रोफेशनल्स का पूरा सम्मान करते हुए मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैं अभी भी इस रिजल्ट को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। नैरेटर, मयंक ने अपनी बात बहुत आदर से लेकिन पूरी मजबूती से कही थी, पर उसके शब्दों को नजरअंदाज कर दिया गया। सीनियर स्टूडेंट चुपचाप सूची में लिखे हुए अगले नाम पढ़ने लगा। यह उन स्टूडेंट्स के नाम थे जो टॉप 3 में भले ही नहीं थे, लेकिन उनके बढ़िया प्रदर्शन की वजह से उन्हें सांत्वना पुरस्कारों की सूची में रखा गया था। और इसके बाद सभी अंक मिलाकर फाइनल उत्कृष्टता सूची में स्थान पाए छात्रों के नाम भी अनाउंस किए जाने थे। एक बार फिर से क्वार्टरली परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा के समय किसी चीज ने बाधा उत्पन्न की। कौस्तुभ अपनी जगह से उठा और मयंक की तरफ देखा, फिर अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। धड़ाम, कौस्तुभ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी दृढ़ निश्चयी आंखें अब गुस्से से लाल हो गई। कौस्तुभ के अनुसार कोई भी मयंक के गौरव को कम नहीं कर सकता था, यहां तक कि यूनिवर्सिटी भी नहीं। अखाड़े के नीचे की जमीन धमाके के साथ हिल रही थी क्योंकि कौस्तुभ पूरे गुस्से के साथ पैर पटकता हुआ चल रहा था। सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये क्या करने वाला था। स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ रहा था कि क्या मयंक के साथ साथ अब कौस्तुभ भी यूनिवर्सिटी के अधिकारों की और आदेशों की अवहेलना करने वाला था। क्वार्टरली परीक्षा के अंतिम निर्णय की घोषणा की जा रही थी और ये वो निर्णय था जिसे ऐसे 2 प्रोफेसर्स ने डिसाइड किया था जो अलग अलग क्लब के हेड थे। उनके डिसीजन को निश्चित तौर पर ओवरराइड नहीं किया जा सकता था। स्टूडेंट सोच रहे थे कि ये कितने पागलपन की बात थी। ये दोनों अपने प्रोफेसर्स का मन बदलने की कोशिश कर रहे थे। मयंक कौस्तुभ के गुस्से को महसूस कर सकता था और कुछ हद तक उसे यकीन था कि वह कुछ भयानक करने जा रहा है। उसने चिल्लाकर कौस्तुभ को पुकारा और उसे वापस बुलाने की और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार बात बनी नहीं। दोनों दिन की परीक्षा के रिजल्ट को मिलाकर जो उत्कृष्टता की सूची बनाई गई थी उसमें जो नाम शामिल थे उनकी घोषणा अभी भी की जा रही थी। लेकिन कौस्तुभ ने मैदान के बीचों बीच प्रवेश किया और इस रिजल्ट की घोषणा को बाधित कर दिया। कुछ ही देर पहले मयंक ने जो हंगामा किया था उसके कारण बहुत से प्रोफेसर ऑलरेडी गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मयंक ने आज यूनिवर्सिटी को शर्मसार किया था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने मयंक के खिलाफ कोई भी एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अभी वो उम्र में बहुत छोटा है और उसने नादानी में एक गलती की थी। लेकिन अब उसी का दोस्त कौस्तुभ अखाड़े के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था और प्रोफेसर समझ रहे थे कि अब और भी बड़ा तमाशा होने ही वाला था। तलवारबाजी क्लब के हेड जगमोहन डोगरा ने कौस्तुभ को आदेश दिया कि वो वापस अपनी जगह पर चला जाए। दरअसल प्रोफेसर डोगरा ने तो कौस्तुभ को ही आज के चैंपियन के रूप में सूचीबद्ध करने के बारे में सोचा था, लेकिन प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने जोर देकर उनसे कहा था कि आकाश को ही पहला स्थान मिलना चाहिए। प्रोफेसर डोगरा इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर नेदुम्परम्बिल की बात मान ली थी क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मुद्दों के कारण वो अपने सहकर्मी के साथ अपने निजी और कामकाजी संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन इस वक्त उन्हें भी लग रहा था कि ये दोनों युवक वाकई कितने उद्दंड और जिद्दी थे। कौस्तुभ ने प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने जाकर प्रोफेसर्स को देखा और उनके सामने सिर झुकाकर प्रोफेसर नेदुम्परम्बिल को घूरते हुए बोला, कौस्तुभ, मैं अभी इसी वक्त आकाश नंदा को चुनौती देना चाहता हूँ। नैरेटर, प्रोफेसर नेदुम्परम्बिल अपनी जगह से खड़े हो गए और बेहद गुस्से में बोले, नेदुम्परम्बिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की? क्वार्टरली परीक्षा समाप्त हो गई है और अब ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम या कोई और रिजल्ट को बदल सकता हो, खासतौर से इस तरह के असभ्य तरीकों से। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह पर वापस जाओ और यूनिवर्सिटी के नियमों का सम्मान करो और अब ये फालतू की बहस करना बंद करो। नैरेटर, कौस्तुभ ने यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसरों की तरफ देखा। उसके शरीर को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी मुठ्ठियां अभी भी बंद थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी भौहें चढ़ी हुई थी। गुस्से में उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसके कंधे भी हिल रहे थे। मयंक हालांकि कौस्तुभ से थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन वो उसके शरीर में गुस्से से हो रहे खतरनाक परिवर्तनों को महसूस कर सकता था और वह जोर से अपने दोस्त से बोला, मयंक, कौस्तुभ, मौके की नजाकत को समझो, प्लीज यहाँ वापस आ जाओ। नैरेटर, मयंक को याद आया कि उनके कोच और गॉडफादर ने उसे साफ साफ समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कौस्तुभ की असली प्रतिभा का कभी भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए।
और इसलिए मयंक उसे गुस्से में देखकर रोक रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्से में कौस्तुभ कुछ ऐसा न कर बैठे जिससे उसकी शक्ति का असल अंदाजा सबको हो जाए। लेकिन मयंक की बात को सुनकर भी कौस्तुभ ने ना में जवाब दिया। उसके शरीर के चारों तरफ ऊर्जा की एक भयानक धारा बह रही थी। इस शक्ति ने एक गहरे सुनहरे रंग की चमक पैदा की और कौस्तुभ के शरीर के चारों तरफ एक बख्तरबंद बन गया। कुछ प्रोफेसर्स ने इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और ध्यान से कौस्तुभ की तरफ देखना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अंदाजा हो रहा था कि इस स्टूडेंट ने शक्ति का शायद कोई बहुत बड़ा स्तर हासिल कर लिया था। वे कौस्तुभ की तरफ देख रहे थे और आने वाले खतरे को भांप सकते थे। मयंक को और कुछ समझ नहीं आया तो उसने कौस्तुभ को धमकी दी कि उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और उसे अपने दोस्त की जरूरत थी। मयंक वाकई गुस्से में लग भी रहा था पर वो ये धमकी देकर केवल अपने दोस्त को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि आने वाले खतरे से बचा जा सके। मयंक की आवाज सुनकर कौस्तुभ जैसे किसी गहरी नींद से जागा। उसकी लाल पुतलियां कांपने लगी और धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर की काली शक्ति वापस लौटने लगी और वह सामान्य हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने मित्र मयंक की तरफ देखा। कौस्तुभ को याद आया कि जब वो यूनिवर्सिटी के लिए आए थे तो उस वक्त उसके पिता ने उसे कहा था कि किसी भी हालत में मयंक के आत्मसम्मान और गर्व पर चोट नहीं आनी चाहिए। ये मौका किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे तो कौस्तुभ को अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने दोस्त मयंक के लिए खड़े होना है। यही उसका फर्ज था और आज वो यही करने की कोशिश कर रहा था। मयंक दौड़कर अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ा पीछे ले आया और उससे बोला, मयंक, अरे तू तो मेरा जिगरी है ना, इस बात के बारे में भूल जा मेरे दोस्त। जो हुआ सो हुआ, समय दिखाएगा कि हम दोनों सही हैं। नैरेटर कौस्तुभ को समझ आ रहा था कि मयंक उसका मन रखने के लिए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और इस वक्त मयंक बहुत समझदारी से पेश आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कौस्तुभ के मन में अभी भी लोगों को सबक सिखाने की जिद जिंदा थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त मयंक की बात मानी और शांत होने की कोशिश करने लगा। इसे देखकर प्रोफेसर्स के चेहरे पर आया तनाव दूर हो गया। हालांकि इन दोनों लड़कों के चुप होने से रिजल्ट अनाउंस करने की प्रक्रिया निर्बाध रूप से वापस होने लगी थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के चेहरों के भाव बदल गए थे। इन दोनों दोस्तों का रिश्ता जटिल था। इनके विपरीत शाश्वती एक आदर्श लड़की थी। लोगों ने शाश्वती के चेहरे की तरफ देखा और उसके भविष्य के बारे में चिंता करने लगे क्योंकि उनके हिसाब से अब वो मयंक के करीब थी। दूसरी तरफ सीनियर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने उत्कृष्टता की सूची की घोषणा जारी रखी। बहुत से स्टूडेंट्स के नाम पुकारे गए लेकिन उम्मीदों के विपरीत मयंक का नाम नहीं लिया गया और ताज्जुब की बात यह थी कि इस बार बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से परेशान भी दिखने लगे। आज की परीक्षा की शुरुआत से पहले बहुत स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे थे कि मयंक सबके सामने अपने आप को मूर्ख साबित करेगा। मयंक के लिए उन सबके मन में नफरत व्यक्तिगत कारणों की वजह से थी क्योंकि वो उनके सपनों की रानी शाश्वती के करीब था। लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बावजूद सभी स्टूडेंट्स एक स्वर में इस बात पर सहमत थे कि मयंक की प्रतिभा सबसे अच्छी थी। अगर फर्स्ट नहीं तो उसे कम से कम टॉप 3 में तो आज होना ही चाहिए था। लेकिन इस बात को स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो लोग मयंक के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति महसूस कर रहे थे। वो लड़की जो उनके ख्वाब ओह की शहजादी थी और खुली आंखों से भी जिसके बारे में वो सब के सब सपने देखते थे, उस लड़की के साथ छेड़खानी करने के लिए मयंक के प्रति उनके मन में घृणा अभी भी मौजूद थी। इसके अलावा मयंक कितना हरामी और बेशर्म था ये बात तो सब जानते ही थे, इसलिए उसे पसंद करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मयंक का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे उत्कृष्टता की सूची में जगह नहीं दी गई थी, लेकिन इस बात को लेकर वो बहुत सहज और शांत था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वह सारी स्थिति के प्रति उदासीन महसूस कर रहा था। हालांकि मन ही मन उसे अभी भी कौस्तुभ को दूसरा स्थान दिए जाने को लेकर शक था और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऊपर से वो शांत और संयत बने रहने की बहुत कोशिश कर रहा था। जहां तक शहर के अधिकांश बड़े लोगों और प्रमुखों की बात है तो वो सब अभी भी कौस्तुभ को जब गुस्सा आया था तो उसके चारों तरफ जो अंधेरे जैसी शक्ति बनी थी उसके बारे में अपना दिमाग लगा रहे थे। इन सभी को लग रहा था कि आने वाले कल में इस परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाला ये लड़का पूरे शहर में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध होगा। उनका मानना था कि तब ये नजारा देखने लायक होगा और वो लड़का जरूर अपने लिए बड़ा नाम कमाएगा। कठिन मुकाबले, कहासुनी, जलन, गुस्सा, तनातनी और फिर सब कुछ शांत हो जाने के साथ ही क्वार्टरली परीक्षा को समाप्त घोषित किया गया। प्रोफेसर नेदुम्परम्बिल और प्रोफेसर डोगरा ने कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा की और उसके बाद वो सब जनरल बल्दुआ और शहर के मेयर का अभिवादन करने के लिए वीआईपी लाउंज में गए। उनका धन्यवाद करना बनता था क्योंकि आज के इस आयोजन को सफल बनाने में उन दोनों ने अपना समर्थन और साथ दोनों दिया था। छात्रों के दिल में जो बेचैनी पैदा हुई थी वो इस घटना के साथ खत्म नहीं हुई। आकाश अपने दोस्तों से घिरा हुआ खड़ा था, लेकिन फर्स्ट आने के बावजूद वो खुश नजर नहीं आ रहा था। CH-30 जनरल बल्दावा। नैरेटर जीत के बाद भी आकाश खुश नजर नहीं आ रहा था। हालांकि ऊपरी तौर पर वो भी अपने आप को शांत दिखा रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे क्वार्टरली परीक्षा के चैंपियन के रूप में प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन मयंक ने सार्वजनिक रूप से इस निर्णय पर इतने अपमानजनक तरीके से सवाल उठाया था कि आकाश को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी जीत मयंक के सवालों और तर्कों के आगे फीकी पड़ गई थी। अब लोगों के दिमाग में वाकई यह बात बैठ गई थी कि आकाश निश्चित तौर पर कौस्तुभ के जितना अच्छा नहीं था। और इससे भी बदतर बात यह थी कि शाश्वती पूरे समय मैदान में बैठे मयंक को देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि आकाश के साथ कई विषयों की कॉमन क्लास होने के बावजूद उसने कभी आकाश से हेलो तक नहीं कहा था और कोई बात नहीं की थी। आकाश वहां से फौरन चला गया और माया और इरावती वहां रह गए। इरावती इस वक्त थोड़ा सा घबराए और शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन माया का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने फिर से इरावती को यह कहा कि मयंक और कौस्तुभ ने आज प्रोफेसर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, लेकिन इरावती सारी बातों से बेखबर केवल मयंक को देखे जा रही थी। मयंक ने भी घूमकर उसे देखा और मुस्कुराया।
मयंक की मुस्कान में कोई गुस्सा या द्वेष नहीं था। ये बिल्कुल निश्चल दोस्तों वाली मुस्कान थी, स्वाभाविक और शांतिपूर्ण। लेकिन इस मुस्कान ने इरावती को बहुत बुरा महसूस कराया, क्योंकि उसे अपना किया बुरा व्यवहार याद आने लगा। उसने महसूस किया कि आखिरकार उसे मयंक से वो चीज हासिल हो गई जिसकी उसने मांग की थी। इरावती ने खुद मयंक से दूरी मांगी थी और मयंक ने उसे वो दूरी गिफ्ट कर दी थी। एक अनमोल दोस्ती जो इरावती के पास थी, उसने उस दोस्ती को हमेशा के लिए खो दिया था। इरावती वहां से उठकर कुछ दूर गई और एक पेड़ की आड़ में खाली जगह पर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को नियंत्रित किया और दर्शक दीर्घा में अपने पिता से मिलने चली गई। इधर यूनिवर्सिटी के लड़के इस बात से खुश थे कि शाश्वती अकेली बैठी थी और मयंक उसके साथ नहीं था। इस बात से उन्हें यह दिलासा हुआ कि उन दोनों के बीच शायद कुछ नहीं चल रहा था। और इधर मिस लोकमुद्रा से रहा नहीं गया और वो जल्द ही सीधे मयंक के पास पहुंची और उसे गुस्से में डांटते हुए बोली कि वो इतनी बेवकूफी कैसे कर सकता था। वो उत्कृष्टता की सूची में 3rd रैंक पर आ गया था और कौस्तुभ की ही तरह एक आधिकारिक छात्र बन सकता था। लेकिन अपनी फिजूल की जिद की वजह से उसने वो स्थान खो दिया। अपने सामने गुस्से में खड़ी बेहद खूबसूरत मिस लोकमुद्रा को देखते ही मयंक चिढ़ाने वाली मुस्कान मुस्कुराया और बोला, मयंक, अरे मिस लोकमुद्रा, आप तो गुस्से में भी कमाल की खूबसूरत दिखती है। क्या आपको किसी ने यह बात पहले कभी कही है? नैरेटर, मिस लोकमुद्रा हैरान रह गई। अभी अभी जो लड़का सबके सामने अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा था और अपनी बहादुरी का परिचय दे रहा था, वो अचानक एकदम से बदलकर एक बेशर्म प्लेबॉय कैसे बन सकता था? क्या ये वास्तव में एक ही इंसान था या इस मयंक को कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला प्रॉब्लम था? बहरहाल उसने मयंक से पूछा, लोकमुद्रा, तुम मेरे पढ़ाए सारे स्टूडेंट्स में से अकेले ऐसे स्टूडेंट हो जो सबसे ज्यादा वक्त तक मूलाधार चक्र में फंसे रहे। अब तुमने ये सब कैसे किया? नैरेटर, मयंक मुस्कुराया और बोला, मयंक, आपको हमारी शर्त याद है ना? उसी ने मुझे प्रेरणा दी और मैं सीधे सबसे निचले स्तर से छलांग लगाकर ऊपर आ गया। वैसे आपको अपना वादा तो याद है ना? नैरेटर, मिस लोकमुद्रा ने घबरा कर पूछा कि क्या उन्होंने कोई वादा किया था। ऐसा उन्हें याद नहीं था। अब बारी हक्का बक्का होने की मयंक की थी। अपने सामने खड़ी बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हुए मयंक हंसते हुए बोला, मयंक, आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं परीक्षा पास कर लूं तो मैं जो चाहे कर सकता हूं। नैरेटर, मिस लोकमुद्रा ने अनजान बनते हुए कहा कि उसे तो याद नहीं था कि उसने ऐसा कोई वादा कभी किया था। फिर उसने मयंक की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की को बुलाया और उससे पूछा, लोकमुद्रा, क्या मैंने कभी मयंक से कोई वादा किया था? नैरेटर, वो लड़की अपनी सीनियर और अपने क्लासमेट के बीच फंस गई, लेकिन निश्चित तौर पर मिस लोकमुद्रा का साथ देने में ही भलाई थी। तो उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि मिस लोकमुद्रा ने कोई वादा नहीं किया। फिर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए मयंक की तरफ देखा। उसकी मुस्कान से साफ था कि वो मयंक का मजाक उड़ा रही थी और मयंक समझ गया कि वो ये कहना चाहती थी कि बेशर्म कमीने, अब तक मिस लोकमुद्रा के साथ छेड़खानी कर रहे हो, बंद करो ये। लेकिन मयंक ने उस लड़की से कहा कि तुम झूठी हो और इतना कहकर उसने कौस्तुभ को बुलाया। अपने दोस्त की आवाज सुनकर कौस्तुभ जहां था वहां से जितनी तेजी से भाग सकता था वहां पहुंच गया। वो लड़की जिसने मिस लोकमुद्रा का साथ देते हुए झूठ बोला था, अब घबरा गई और सोचने लगी कि उसने तो सिर्फ मजाक किया था। मयंक इतना सीरियस क्यों हो गया और उसने कौस्तुभ को क्यों बुला लिया था? क्या कौस्तुभ सबके सामने एक लड़की की पिटाई करने वाला था? मयंक ने पूरी गंभीरता के साथ मिस लोकमुद्रा से कहा कि वो इस तरह अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती थी। मयंक को ये बात वाकई गलत लगी, लेकिन मिस लोकमुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, लोकमुद्रा, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही कर रही हूँ जैसे तुम दूसरों के साथ करते हो। नैरेटर, इतना कहकर लोकमुद्रा को हैरानी हुई कि बेशर्म के साथ बेशर्मी जैसा व्यवहार करना कभी कभी अच्छा लगता है। जैसे को तैसा। मयंक सोचने लगा कि शायद मिस लोकमुद्रा ने उसकी बात को गलत समझ लिया था और इस बात से उसे बुरा लगा। उसकी एक योजना धराशायी हो गई थी। तभी जनरल बलदुआ वहां पहुंचे और उन्होंने युवाओं के समूह से पूछा कि इनके बीच किस बारे में बातचीत चल रही थी। सभी युवाओं ने दोनों हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाकर जनरल को नमस्कार किया। और इसी वक्त मिस लोकमुद्रा किसी छोटी बच्ची की तरह अपने पिता के गले लग गई। कोई भी आम 17 वर्षीय लड़की जो किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है और अपने पापा की बहुत लाडली हो, वो अपने पिता के अचानक सामने आने पर यही करती। मयंक को आश्चर्य हुआ कि हमेशा गंभीर रहने वाली मिस लोकमुद्रा का ये पक्ष भी था। जनरल बलद्वा ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए मजाक करते हुए कहा, जनरल, तुम सीनियर हो लोपा, तो क्या फिर से इस बेचारे को धमका रही हो? नैरेटर, और इतना कहकर उन्होंने मयंक से कहा कि आज का उसका प्रदर्शन वाकई शानदार था। मयंक ने अदब के साथ जनरल साहब को धन्यवाद दिया। हालांकि वो जानता था कि आज शहर में हर कोई उसकी ही प्रस्तुति के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद जनरल साहब कौस्तुभ की तरफ पलटे और उससे कहा कि वो एक बेहद प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स जानने वाला है। उन्होंने उससे ये भी कहा कि वो एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिभा को अनदेखा न करे। जनरल साहब वाकई इस बात को कहते हुए गंभीर लग रहे थे। उन्होंने वाकई दिल से इस लड़के की सराहना की थी, क्योंकि ये लड़का आज तक जनरल बलद्वा द्वारा देखे गए सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में से एक था। जनरल साहब को पूरी उम्मीद थी कि आज से कुछ वर्षों बाद ये लड़का बहुत ज्यादा शक्तिशाली और महाबली होगा। कौस्तुभ ने सम्मान से हाँ में सिर हिलाया। वो उनकी बात के मर्म को समझ गया था। जनरल साहब ने उससे कहा कि रात्रि के प्रहरियों की टोली में शामिल होने के लिए कौस्तुभ का हमेशा स्वागत था। जनरल साहब ने एक बहुत गंभीर प्रस्ताव रखा। कौस्तुभ हैरान था और मयंक भी। कौस्तुभ इस समय केवल 16 साल का था, फिर भी जनरल साहब ने उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। कौस्तुभ ने खुश होकर कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो जरूर इस बारे में प्रयास करेगा। इसके बाद जनरल साहब ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और उससे प्यार से कहा कि चलो घर चले। मिस लोकमुद्रा ने पीछे मुड़कर अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और मुस्कुराए।
मयंक मन ही मन आह भरते हुए कह रहा था कि ये गलत था क्योंकि मिस लोकमुद्रा ने जो वादा किया था वह उससे मुकर गई थी। इसके बाद मयंक सीधा दर्शक दीर्घा में अपने पिता के पास पहुंचा जो अपने साथ बैठे किसी सज्जन से बातचीत कर रहे थे। हर्षवर्धन बार बार ये कह रहे थे कि कितनी शर्म की बात थी कि उनका बेटा उत्कृष्टता की सूची में अपनी जगह नहीं बना पाया था। उस व्यक्ति ने हर्षवर्धन को दिलासा देने के लिए कहा कि कोई बात नहीं थी, उनका बेटा काफी शक्तिशाली था और वो कुछ समय बाद कोशिश कर सकता था। लेकिन हर्षवर्धन पहले से ही यह बात लगभग 100 बार अलग अलग लोगों से कह चुके थे और फिर वो बोले, हर्षवर्धन, अरे आपको नहीं पता साहब, उसकी उम्र में मैं कितना अच्छा और शक्तिशाली था। इस लड़के ने तो खानदान का नाम ही डुबो दिया। नैरेटर मयंक बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो अपने पिता के पास गया और उनसे बोला, मयंक, पापा, मेरे साथ जो हुआ वो पूरी तरह से गलत था। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त मुझे दोष देने की जगह आपको मुझे दिलासा देना चाहिए, मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। नैरेटर हर्षवर्धन बहुत भ्रमित महसूस कर रहा था। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसकी विफलता का कोई और मतलब निकाला जा सकता था। और इस बात से मयंक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने पिता से कहा कि वो अपना काम निपटाकर घर जा सकते थे। मयंक उन्हें अलविदा कहने के लिए नहीं रुकेगा। इतना कहकर वो हॉस्टल की तरफ चल दिया और पूरे रास्ते अपने आंसू रोककर आगे बढ़ता रहा कि वो कितना बदकिस्मत था कि उसके पिता को उसकी हालत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपनी अपेक्षाओं के बोझ तले अपने बेटे को दबाकर अपना गुस्सा निकाले जा रहे थे। बहरहाल एग्जाम खत्म हो गया था और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का कैंपस भी खाली होने लगा। दिन भर से खचाखच भरा हुआ मैदान धीरे धीरे अपनी सामान्य हालत में लौट आया और एकदम खाली हो गया। स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप अपने अपने दोस्तों के साथ एग्जाम के बारे में चर्चा कर रहे थे और विषय एक ही था, मयंक का प्रदर्शन। ज्यादातर स्टूडेंट्स का यह मानना था कि इस साल की परीक्षा में मयंक का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था और वो एक कुख्यात फिसड्डी हारे हुए व्यक्ति से अचानक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल गया था। सबकी राय थी कि मार्शल आर्ट और टोना टोटका दोनों ही विद्याओं में मयंक ने बहुत उन्नति की थी और उसकी मेहनत सबके सामने थी। मयंक की प्रोग्रेस की भूरी भूरी प्रशंसा करने के बावजूद एक बात को लेकर सारे स्टूडेंट अभी भी जलन महसूस कर रहे थे और वो था शाश्वती और मयंक का रहस्यमय रिश्ता। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता था कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है और अगले ही पल लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों बस सामान्य बातचीत ही कर रहे थे और यही कंफ्यूजन उन सबको चैन नहीं लेने दे रहा था। कौस्तुभ के साथ जो कुछ हुआ था उसे लेकर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि हालांकि बहस करना जायज नहीं था, लेकिन कौस्तुभ बेहतर डिजर्व करता था। एनीवे, इस छोटी सी बहस और तनातनी के साथ ही क्वार्टरली एग्जाम खत्म हो गए, लेकिन एक बात सभी के दिमाग के किसी कोने में अटक गई थी। कौस्तुभ की शक्ति ने सबको चौंका दिया था। कोई नहीं जानता था कि उसकी ताकत का असली स्तर क्या था, लेकिन पहले स्थान पर आए आकाश को भी कौस्तुभ के सामने डरा सहमा पाकर स्टूडेंट समझ गए थे कि शायद यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी महाबली मयंक और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।